तो चलिए विदाउट डिले करे हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में हमने एक चैप्टर पिक किया है मटेरियल। इस चैप्टर को लेके एसओएल वाले स्टूडेंट के जो स्टडी मटेरियल मिला है एसओएल से, उसके अंदर ये चैप्टर नहीं गिवन है, लेकिन एग्जाम में 110% सवाल पूछे जाएंगे। तो उन बच्चों को लगता है कि ये हमारे चैप्टर है या नहीं है, कई बार कंफ्यूज है, तो मैं उन बच्चों को क्लियर कर दूं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या एसओएल के स्टडी मटेरियल से कर रहे हैं, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है और एग्जाम में भी परसों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल है। आगे देखते हैं सर, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? मटेरियल। आइए स्टार्ट करते हैं मटेरियल। तो मटेरियल चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल लेते हैं हम मटेरियल के अंदर क्या क्या पढ़ना है। मटेरियल को बेसिकली हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो बेसिकली हमारा है थ्योरी का, जिसके अंदर 3 या 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैं आज कराऊंगा। मैं आज क्या क्या कराऊंगा उसकी बात कर रहा हूं। सेकंड पार्ट है हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सीखना है, EOQ को सीखना है। सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है और इसके क्या क्या चीजें हैं ये भी सीखेंगे। थर्ड पार्ट इसका हम सीखने वाले हैं, दैट इज टॉपिक का नाम है लेवल ऑफ इन्वेंट्री। लेवल ऑफ इन्वेंट्री, लेवल ऑफ इन्वेंट्री हम सीखने वाले हैं। लेवल ऑफ इन्वेंट्री जैसे ही कंप्लीट होगा हम इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज हमारा होगा स्टोर लेजर। स्टोर लेजर थर्ड पार्ट जो होने वाला है वो है हमारा स्टोर लेजर। अगर हम बात करें सर किसके अंदर क्या क्या टॉपिक है और कैसे कैसे पढ़ना है। EOQ तो सिंपल है। EOQ का मतलब क्या है, क्या फॉर्मूला कहता है, मैंने फॉर्मूला लिखा भी है, मैं वैसे भी बता दूं। कहता है EOQ इज इक्वल टू 2AO डिवाइडेड बाय C का अंडर रूट। ये EOQ का फॉर्मूला है। यहां पे A का मतलब होता है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड सर ये फॉर्मूला कैसे बना वो रेगुलर क्लास में हमने देखा था और रेगुलर क्लास में भी बड़े अच्छे से समझा था कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। O का मतलब क्या है सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ऑर्डर करने का खर्चा। C का मतलब क्या है सर? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है सामान को रखने का खर्चा। लेवल ऑफ इन्वेंट्री में पढ़ने वाले हैं हम रीऑर्डर लेवल, दूसरा पढ़ेंगे हम मिनिमम लेवल, तीसरा पढ़ेंगे हम मैक्सिमम लेवल, चौथा पढ़ेंगे हम एवरेज लेवल, पांचवा पढ़ेंगे हम डेंजर लेवल। और इसके ऊपर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएगा, इसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अगला स्टोर लेजर के अंदर हम पढ़ेंगे सर दैट इज लीफो, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं फीफो और थर्ड वन पढ़ने वाले हैं हम वेटेड एवरेज मेथड। जैसे ही ये करेंगे पहले मैं पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं EOQ के कुछ सवाल, फिर इन्वेंट्री के एक सवाल, फिर इसके एक सवाल, जिसमें हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बड़े अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इन ड्यूरेशन जब कभी मैं अभी पढ़ा रहा हूंगा तो मैं एक तो आपके कमेंट्स को थोड़ा सा मैं अभी नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरा फोकस रहेगा कि 1 से 1.5 घंटे में मैं पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करूं। हाँ, जब क्लास मैं बोल दूंगा तब आप जरूर भेजिए, फिर मैं अच्छे से देखूंगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ फॉर्मूले क्या कहता है, मैं जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं फॉर्मूले के ऊपर चलूंगा। एक मैंने फॉर्मूले के लिए चार्ट बना दिया है और फॉर्मूला कैसे कैसे होगा वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है। 2 फॉर्मूले हैं रीऑर्डर लेवल के,
सर कौन कौन से दो फॉर्मूले हैं? रीऑर्डर लेवल के देखे जाए दो फॉर्मूले हैं। एक कहता है आप मैक्सिमम यूज लीजिए इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, यानी मैक्सिमम यूज इनटू में मैक्सिमम टाइम। दूसरा कहता है सर एवरेज यूज लीजिए, एवरेज रीऑर्डर पीरियड लीजिए और मिनिमम स्टॉक मार्जिन या फिर सेफ्टी स्टॉक। दूसरा ऑल्टरनेटिवली बीकॉम का पेपर बहुत हद से ज्यादा टफ आया तो इससे बेस पे पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपका ये रहेगा। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला ROL एवरेज लेवल इनटू में एवरेज रीऑर्डर। मैं जब सवाल करूंगा तो मैं पूरा लिखूंगा। मैक्सिमम का है ROL EOQ मिनिमम इनटू मिनिमम। एवरेज स्टॉक के दो फॉर्मूले होते हैं, ऑल्टरनेटिव 1 और 2, और दोनों में आंसर अलग आता है। डेंजर लेवल कहता है कि भैया एवरेज यूसेज निकाल लो और इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड अगर दे रखा है तो एवरेज यूसेज से मल्टीप्लाई कर दो। ABC एनालिसिस यहां पे है तो हम फटाफट से स्टेप बाय स्टेप करेंगे और इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करता हुआ लेके चलूंगा आगे। चलिए सबसे पहले हम थ्योरी वाले पार्ट पे पढ़ते हैं। पहला थ्योरी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या पूछा जाएगा मैं थ्योरी को क्विकली बताता जाऊंगा। फर्स्ट थ्योरी वैसे मटेरियल के अंदर क्या है कि आप मुझे बताइए कि EOQ क्या होता है। एक्सप्लेन इलिस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है कि हम स्टॉक को जब लेके आते हैं गोडाउन में या अपने बिजनेस के अंदर खरीदते हैं तो हमसे कई बार गलती या भूल चूक हो जाती है। कई बार हम ज्यादा स्टॉक खरीद लेते हैं तो भी हमारे लिए नुकसान होता है, कई बार हम कम स्टॉक खरीद लेते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसान होता है। हमें वो लेवल पे स्टॉक खरीदना है जहां हमारा बिल्कुल सही चले। ज्यादा खरीद लिया तो नुकसान, रखने की टेंशन, कम खरीद लिया ग्राहक वापस जाएंगे। तो इसलिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहता है कि ये वो लेवल हमारा है इन्वेंट्री का जहां पे हम इतने ही क्वांटिटी खरीदें तो हमारे नुकसान होने के चांसेस मिनिमाइज टू मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम से मिनिमम हो जाएगा। तो सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहता है? इट मे बी डिफाइंड इन द ऑर्डर क्वांटिटी विच मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑर्डरिंग एंड कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब होता है रखने का खर्चा। फॉर्मूला कहता है 2AB। देखो कई बार ना AB डिनोट कर दिया और मैं कई बार इसको O से डिनोट करता हूं, दैट इज ऑर्डर। यहां पे CS कहता है कैरिंग, अब यहां पे कह रखा है स्टोरेज और मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ C से डिनोट किया। तो जब आप थ्योरी पढ़ोगे इसी फॉर्मूले को आपने क्या करना है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी फॉर्मूले को एक तो ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है। आप देखिए ग्राफिकल फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे। यानी वो लेवल जहां पे हमारा कट हो जाता है, वो लेवल जहां पे हमारा ये कट हुआ है, यानी हमारा जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, जहां दोनों बराबर हो जाए। यानी देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? सामान जब हम ऑर्डर करते हैं, मैंने फोन उठाया भाई सामान भेज दे तो फोन का पैसा लगा, या फिर हम गए लेने के लिए तो जाने का खर्चा लगा, तो दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? हमारा रखने का खर्चा। सामान को हम मान लेते हैं कि हमने सामान को किसी फ्रीजर में रखा तो उसके फ्रीजर का खर्चा, किसी गोडाउन में रखा तो गोडाउन का रेंट का खर्चा, वो सारा खर्चा होगा। जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं दैट इज उसको EOQ कहते हैं। कहता है determination of extract quantity of any item of material storage to be purchased at the time of the fundamental problem faced by the almost all purchase manager or the purchase department. Purchase of the large quantity result excessive stock, अगर ज्यादा खरीदोगे तो ज्यादा हो जाएगा, increase the cost. Similarly purchase in the small quantity is too frequently, आपको जाना पड़ेगा तो वहां पे जाने आने का खर्चा बढ़ जाएगा। तो सिंपल मायने में आपको ये थ्योरी यहाँ पे गिवन है, इसके कुछ एग्जांपल लिख के इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मैं पूरा इसका PDF आपके कोर्स के अंदर अपलोड कर दूंगा और फ्री स्टडी मटेरियल में भी डाल दूंगा। तो पहला थ्योरी इंपॉर्टेंट था कि EOQ क्या है और इससे आप क्या समझते हैं, ये आने के चांसेस हैं। सेकेंड थ्योरी जो है हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि इस बार ये थ्योरी तो पूछा जाना ही चाहिए। मुझे लगता है कि इस बार ये थ्योरी ना आना चाहिए आपके एग्जाम में। अब देखो हमने ना एक चैप्टर ABC किया है, एक चैप्टर कौन सा किया है? ABC, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, चैप्टर का नाम है।
इसके अंदर हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इसके अंदर पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाला जाए ये मैंने बताया था। YouTube के ऊपर ये वीडियो नहीं अपलोड किया हुआ, मैं करवा दूंगा। हाँ, अब बात करते हैं सर, लेकिन ये जो यहां पे कहता है ABC, ये कहता है व्हाट इज ABC सिस्टम। देखो, इसका फुल फॉर्म एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं है, इसका नाम ही ABC है। ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि ये कैटेगरी है, एक कैटेगरी हमारा A है, एक कैटेगरी B है और एक कैटेगरी C है। तो बोला गया कि भैया ABC से क्या समझते हो आप? तो A कैटेगरी के अंदर हमारे जो पैसे हैं, मान लिया जाए हमारे पास 10,000 रुपए हैं। अब 10,000 में हमें सामान खरीदना है, सपोज करो, तो हमें यहां पे 3 तरीके के क्वालिटी के हमें सामान खरीदने होंगे। एक जो कॉस्टली सामान है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे लेट सपोज एग्जांपल कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर एक मेन पार्ट होता है। जैसे लैपटॉप अगर मैं बना रहा हूं तो लैपटॉप के अंदर सबसे एक्सपेंसिव पार्ट क्या माना जाता है? उसके अंदर CPU। तो मेरे पास अगर पैसे पड़ा है तो मुझे CPU के अंदर भी पैसे डालने हैं। उसके बाद दूसरा उससे थोड़ा कम एक्सपेंसिव होगा, मतलब मीडियम टर्म का। तो जिसको मैंने कह दिया अगर कम एक्सपेंसिव है, मीडियम टर्म का है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रैम वगैरह हम ले लेते हैं। तीसरा एकदम सस्ता होगा, बिल्कुल सस्ता, जैसे हम बोल देते हैं उसका जो कि प्लास्टिक की बॉडी वगैरह लैपटॉप की हो गई। तो मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया। तो हमें कंट्रोल किसके ऊपर करना है? इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब किसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है और किसको हमें बहुत अच्छे से करना है, ये देखना है। तो क्या कहता है? व्हाट इज ABC सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, डिस्कस द एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस भी बताइए। अब देखिए, जब आपके पास फंड होगा तो क्या कहता है? आपके पास 3 कैटेगरी आइटम के होंगे। ए मतलब एकदम गुड प्योर, जैसे मैं बात करूं गोल्ड, घर के अंदर गोल्ड है एक। बी कैटेगरी में मैं मान लेता हूं, सपोज करो सिल्वर चांदी, और सी कैटेगरी में मान लेता हूं आयरन लोहा। आयरन लोहा मान लिया मैंने। आपके पास पैसे हैं तो इसका कहना है जो ए कैटेगरी में होगा उसके अंदर आपका पैसा तो है 70% लग जाएगा, लेकिन क्वांटिटी के मामले में बहुत कम आएगा। यानी महंगी चीज होगी, उसमें फंड तो ज्यादा लगेगा लेकिन आपका क्वांटिटी बड़ा कम होगा। तो इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। पैसा ज्यादा लगा, क्वांटिटी कम है, तो इसको तिजोरी में बंद करके रखते हैं नॉर्मली। सिल्वर, इसके अंदर आपका 20% पैसा लगेगा लेकिन आपका 20% के ही बराबर आपको क्वांटिटी भी मिलने वाला है, मतलब मीडियम है, जितना पैसा उतना ठीक है, सो है। थर्ड वन कहता है इसके अंदर 10% लगेगा लेकिन आपको सामान मिलेगा 70%, मतलब लोहा है, आपके पास जितना भी फंड था उसका 10% लगाइए और इतना सारा लोहा आ जाएगा आपके पास, इतना सारा आयरन आ जाएगा आपके पास। तो कहता है कि सर ABC 70% वैल्यू कितने? 70%, 20% और 10%, और क्वांटिटी 10, 20 और 70, ये ध्यान रखिएगा, वेटेज लिखना है। तो क्या कहता है थ्योरी, एक बार मैं रीड कर देता हूं। वैसे मैंने आपको समझाया कि इस सिस्टम के अंदर हमें समझाया जाता है अपने फंड को एलोकेट करेंगे तो ज्यादा पैसे लगाएंगे तो क्वांटिटी 10% आएगा, यानी 70% फंड ब्लॉक होगा, क्वांटिटी 10%, 20% फंड ब्लॉक होगा, क्वांटिटी 20%, और 10% हमारा फंड ब्लॉक होगा लेकिन क्वांटिटी 70% आ जाएगा। इससे क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंट्री सिस्टम बड़ा ही स्मूथ चलता है, कोई दिक्कत नहीं आता, हमारा वेस्टेज कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहां पे दिखता है। सर जीएसटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस करवा दीजिए। जीएसटी एग्जाम का हो जाएगा अभी, बाकी मैं अभी पहले फोकस इस पे रखता हूं, ठीक है। पढ़ देते हैं इसको एक बार, आप पढ़ लीजिएगा, आपने 10 ईयर लिया तो डेफिनेटली आपके पास होगा ये। ABC मेथड इज इन्वेंट्री कंट्रोल मींस ऑलवेज बेस्ड ऑन कंट्रोल, कंट्रोल के ऊपर है, विच एम्स, इसका मेन उद्देश्य है गिव मोर अटेंशन दोज आइटम, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करिए, विच आर कॉस्टली, जो कॉस्टली है यानी गोल्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, लेस अटेंशन करिए जो कि आपका मटेरियल आर यूज इन द लार्ज क्वांटिटी बट आर कंपैरेटिवली लो वैल्यू, यानी जो सस्ती है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। पता चला आप सबके ऊपर उतना ही फोकस कर रहे हो, सस्ते सामान पे भी महंगे सामान पे भी, तो आपका उसका कोई फायदा नहीं होने वाला।
ऑल आइटम मटेरियल आर क्लासिफाई इनटू थ्री टाइप, एक तो ए टाइप का मटेरियल मानिए, बी टाइप का मटेरियल मानिए और सी टाइप का मटेरियल मानिए। आइटम ऑफ कैटेगरी ए कॉस्टली, ये कॉस्टली होगा, यूज द स्मॉलर क्वांटिटी, इसमें कम क्वांटिटी आएंगे, जैसे 70% पैसा लगा और 10% क्वांटिटी आया। आइटम ऑफ कैटेगरी बी आर मिडल वैल्यू, मिडल होगा, मिडल जितना पैसा उतना क्वांटिटी। आइटम ऑफ सी, दीज आर द चीपेस्ट बट द लार्ज क्वांटिटी, बहुत कम पैसा लगेगा और बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगा। ये टेबल आपको बना के दिखाना होगा एग्जाम के अंदर, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे क्या कहता है पॉइंट्स, देखिए कहता है एबीसी एनालिसिस एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय द एक्सेप्शन, यहां पे कुछ है एरिया मटेरियल कंट्रोल, यहां पे मैनेजमेंट बाय द एक्सेप्शन कुछ है कि एरिया मटेरियल कंट्रोल अकॉर्डिंग टू दिस मटेरियल आइटम हैज अ वैल्यू सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल देन हायर देन, मतलब ये एकदम 100% ठीक नहीं है, कुछ हमारे रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी है और यहां पे माना जाता है कि कई बार फेलियर भी हो सकता है। यानी इसके डिसएडवांटेज की बात करूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा इसमें फंड ज्यादा लगता है, एक मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हमें बिठाना पड़ता है, इसका मतलब ये है। लेसर वैल्यू नोन एज है, इसके बाद इसके एडवांटेजेस दे रखा है। एडवांटेजेस में क्या है कि मटेरियल आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, आपका व्यापार बिजनेस स्मूथ फ्लो चलेगा, इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर पाओगे इन्वेंट्री के अंदर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर एज वेल एज द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ऑल्सो मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब सामान रखने का खर्चा मिनिमाइज हो जाएगा, जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। तो मैं इस थ्योरी को बोलूंगा भैया इंपॉर्टेंट थ्योरी। पहले वाला जो थ्योरी बताया इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा जितना इंपॉर्टेंट कि आपका ये थ्योरी है, इसको जरूर याद करके जाइएगा, जो आने वाला परसों का एग्जाम है, पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला आता है एक, ये भी मैं कहूंगा मोस्ट, जो मैं वही थ्योरी बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बिन कार्ड और स्टोर लेजर के बीच में डिफरेंस क्या है? स्टोर लेजर का मतलब है आपका लीफो फीफो, लीफो या फिर आप फीफो। सर ये क्या है लीफो फीफो? लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ये मेथड है इन्वेंट्री मैनेज, अभी सवाल करेंगे तो पता चल जाएगा। और बिन कार्ड क्या करता है? बिन कार्ड हमारा यहाँ पे एक तरीके से एक हमारा स्लिप होता है जहां पे हम सारी क्वांटिटी को मेनली लिखते हैं कि कितने क्वांटिटी हमारे पास सामान है। आप ऐसे समझो कि हमारे गोडाउन में कितने सामान हैं, हर किसी के ऊपर मैंने एक चिट लगा दी, पर्ची टाइप का लगा दिया। और उस जैसे कि आपने देखा होगा गोडाउन के अंदर, अगर मैं बात करता हूं कि हमारा प्रोविजनल स्टोर है, वहां पे बहुत सारा गोडाउन में दाल चावल चीनी आटा रखा है, तो वो कितने किलो है, सब एक जैसे हैं, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर एक स्लिप टाइप का डाल देते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं इतनी क्वांटिटी का हमारा सामान है, उसको बोलते हैं हम बिन कार्ड। स्टोर लेजर रजिस्टर के अंदर प्रॉपर एंट्री करते हैं कितने रुपए का किस भाव का, वो होता है हमारा स्टोर लेजर। तो इसके बीच में डिफरेंस आने के हाईली चांसेस है। कहता है बिन कार्ड रिकॉर्ड्स ओनली क्वांटिटी, ये क्या रिकॉर्ड करेगा, कितनी क्वांटिटी। स्टोर लेजर दोनों करता है, क्वांटिटी भी और एज वेल एज वैल्यू ऑफ मटेरियल, मतलब इसमें प्राइस भी होगा और इसके अंदर क्वांटिटी भी होगा। आगे देखा जाए, कहता है बिन कार्ड कीप्ड बाय द स्टोर कीपर, इसे स्टोर कीपर करता है और स्टोर लेजर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट करता है, क्योंकि लीफो फीफो वाला काम अकाउंटेंट डिपार्टमेंट करता है और कौन सा सामान कितने क्वांटिटी पड़ा हुआ एक स्टोर कीपर करता है इसको। बिल्कुल ए कह रहे हैं सर एबीसी अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। एबीसी की अकाउंटिंग देखो, एक्टिविटी जो इस चैप्टर के अंदर एबीसी है उसका इंपॉर्टेंट है और सिर्फ थ्योरी है ये। एंट्रीज इन द बिन कार्ड आर मेड बिफोर द ट्रांजेक्शन रिसिप्ट इशू, और एंट्री स्टोर लेजर कब होगा, आफ्टर टेकिंग प्लेस रिस्पेक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड इशू। तो ये कुछ डिफरेंस थे कि ये पहले हो जाएगा हमारा, बाद में हमारा इसके अंदर एंट्री होगा, तो इस तरीके से यहां पे हमारा गिवन है। तो ये याद करिएगा, मैं अगेन इसको बोलूंगा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन थ्योरी मेरी समझ से इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर बड़े ध्यान से पढ़ के जाने हैं। आगे बढ़ते हैं सर। आगे अगर हम बढ़ें तो पहला हम टॉपिक जो प्रैक्टिकल में पढ़ने वाले हैं और प्रैक्टिकल में करने वाले हैं, दैट इज टॉपिक का नाम हम पहले ईओक्यू पढ़ेंगे, जिसके अंदर काफी सारी चीजें जो जो होती है वो सारी चीजें हम देख लेंगे। पहले जो हम पढ़ेंगे वो ईओक्यू पढ़ेंगे। आइए
आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उससे पहले मैं ईओक्यू का पूरा फॉर्मूला अच्छे से एक्सप्लेन करके और फिर मैं इस सवाल को करूंगा। देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है सर, देखो ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इसका फॉर्मूला है 2 AO डिवाइडेड बाय सी। सर यहां पे ए क्या है, ए है एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड पूरे साल में कितनी क्वांटिटी आप यूज करोगे। सर यहां पे ओ क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सामान मंगवाने का खर्चा। सी क्या है सर, कैरिंग कॉस्ट, सामान को रखने का खर्चा, सामान को रखने का खर्चा। अब यहां पे एक तो ये फॉर्मूला यूज होता है जब ईओक्यू पूछा जाता है, दूसरा कई बार पूछा जाता है कि आप हमें टोटल कॉस्ट बताइए, टोटल कॉस्ट बताइए। तो टोटल कॉस्ट का जो हम फॉर्मूला रखते हैं वो रखते हैं एनुअल डिमांड यानी ए इनटू में जो पर यूनिट होगा रेट, पर यूनिट रेट, पर यूनिट मान लेते हैं कि 1000 क्वांटिटी है और 10 रुपए का है तो उसके हिसाब से पर यूनिट रेट, इसमें प्लस कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है हमारा, ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है हमारा एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड ए जिसको मैं ए कह रहा हूं, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू, ईओक्यू इनटू में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। और इसके साथ साथ अगला होता है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट क्या होगा हमारा ईओक्यू, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इनटू में सी कैरिंग कॉस्ट। अगर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि किसी भी क्वांटिटी का टोटल कॉस्ट क्या होगा। अभी हम समझेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगा। मैं जो सवाल करने वाला हूं इस सवाल में मैं पूरा पूरा करूंगा। सवाल क्या कहता है, होपफुली आपको सारा का सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर निकालिए, नंबर ऑफ ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन 1 क्वार्टर, एक क्वार्टर में ऑफ द ईयर प्रोडक्ट एक्स। क्वार्टरली कंजम्पशन दे रखा है, क्वार्टरली का मतलब साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो हमें अगर एनुअल कंजम्पशन करना होगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी मैं अपने क्वेश्चन और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ए चाहिए तो ए जो आएगा दैट इज आएगा 2000 इनटू में 4 और वो आ गया हमारा 8000। कहता है प्लेसिंग ऑर्डर, पर ऑर्डर का कॉस्ट ये है, कॉस्ट पर यूनिट है। कहता है स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट इज 80%। तो हमेशा याद रखिएगा जो सी आएगा वो 80% हमेशा किसका होगा, ऑलवेज पर यूनिट कॉस्ट का होगा। तो इसका मतलब यहां पे पर यूनिट कॉस्ट का 40 इनटू में उसका 80% ले लोगे आप, 40 इनटू में 80% यानी आपका आ गया सर ये 32। ये कितने आ गए आपके 32। यहां पे ओ भी आपको पता है, ओ सवाल में साफ साफ दे रखा है 50। दो चीजें क्वेश्चन ने पूछा है, एक पूछा है ईओक्यू निकालो, दूसरा पूछा है कितने नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे। आइए यहां से सवाल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स जोड़ना भी चाहूंगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ईओक्यू। ईओक्यू क्या कहता है भैया, फॉर्मूले के हिसाब से 2 रखो, ले लिया, इनटू में एनुअल डिमांड रखो, एनुअल डिमांड आ जाएगा 2000 इनटू में 4 यानी 8000, इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट रखो जो कि है 50 और इसको डिवाइड कर दो कैरिंग कॉस्ट से। कैरिंग कॉस्ट कितना है 80% और 80% आया हमारा 32 और इन सभी का अंडर रूट कर दो तो ये वो लेवल आ जाएगा जहां पे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 इनटू में 8000 इनटू में 50 डिवाइडेड बाय 32 और इसका अंडर रूट, तो भैया ये कितने आ गए, 2 इनटू में 8000 इनटू में 50 डिवाइडेड 32 और इसका 25000 आ गया, 25000 का अंडर रूट, तो ये आ गया 158, 158 पॉइंट अप्रोक्स में आ गया, 158 आ गया हमारा अप्रोक्स में। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बच्चों ने जवाब भी दे दिया कि सर इसका आंसर 158 आएगा, अप्रोक्स में आ गया। अगर ये 158 आ गया तो ये ईओक्यू हो गया, हम
ये क्या हो गया EOQ। सेकंड सवाल पूछता है भैया बताइए नंबर ऑफ कितने ऑर्डर होंगे, एक क्वार्टर की बात कर रहा है। तो मैं एक क्वार्टर की बात करूं, EOQ ये है हमारा, तो आइए एक क्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर की बात करें, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, फॉर्मूला होगा हमारा A डिवाइडेड बाय EO Q इन, बस A डिवाइडेड बाय EOQ। तो अगर मैं यहां पे देखूं A हमारा है दैट इज 8000 और EOQ क्या है हमारा 158, और इसने क्वार्टरली पूछा है, तो 8000 डिवाइडेड बाय 158, नंबर ऑफ ऑर्डर पूरे साल में जो होगा एनुअली वो 50 ऑर्डर होगा अप्रोक्स, नंबर ऑफ ऑर्डर 50। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो क्वार्टरली आ जाएगा। जो हमारा यहाँ पे आया है ये एनुअल आया है कि एक महीने एक ऑर्डर कितना होगा। क्वार्टरली अगर मैं ऑर्डर करूं कि एक क्वार्टर में कितना करूंगा, तो क्वार्टरली, क्वार्टरली कैसे निकालेंगे सर, 50 को डिवाइड किससे कर दो, 4 से कर दो, तो दैट इज हमारा 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5 मान लेते हैं। तो ये क्वार्टरली हमारा आ गया। तो जो सवाल ने पूछा था उसका हमने जवाब दे दिया 12.5, 200 आएगा। सर प्लीज डाउट अ क्विंटल इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस। बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने निकाला बिल्कुल सही निकाला है 12.5। अब मैं इस सवाल के अंदर जो दोनों चीजें पूछा था मैंने यहां पे निकाल के दिखा दिया। तो क्वेश्चन में क्या याद रखना है आपको, अच्छा मैं यहां पे अगर मैं बोलूं आपको कि भैया ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर, ये फॉर्मूला भी ऐड कर लेना, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालोगे, A डिवाइडेड बाय EOQ। अब आप निकालो टोटल ऑर्डर कॉस्ट, जैसे निकालना है टोटल ऑर्डर कॉस्ट, कैसे निकालोगे मतलब ऑर्डर करने का कॉस्ट कैसे होगा, तो ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाय EOQ। इसका मतलब होता है हम कितनी बार फ्रीक्वेंटली जाएंगे सामान लेने के लिए, और एक बार जाने का खर्चा माइन इनटू में O कर दोगे तो ये आ जाएगा टोटल कितना कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे कैरिंग कॉस्ट पूछा जाता है तो एवरेज बेसिस पे होता है, और कैरिंग कॉस्ट के लिए मैंने ये, तो आप ध्यान से देखो तो ये वाला फॉर्मूला ही वहां पे अप्लाई किया है मैंने, बट ये रुपीस के अंदर आएगा। अगर ओ हटा दे तो वो किस में आ जाएगा, हमारा नंबर में आ जाएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं, ये थोड़ा सा यूनिक सवाल है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी आ गया और इसके अंदर मैं जोड़ दूंगा एक और पॉइंट, ठीक है ना, एक और पॉइंट जोड़ दूंगा। कहता है भैया मंथली डिमांड जो है 200 यूनिट है, तो एनुअल डिमांड कितनी होगी। आप फटाफट कमेंट में बताइए, सवाल कमेंट में आना चाहिए आंसर के मंथली डिमांड कितनी हमारी 200 है। फॉर्मूला क्या कहता है सर, फॉर्मूला कहता है EOQ इज इक्वल टू 2AO डिवाइडेड बाय C। फॉर्मूला यही कहता है। हमें चाहिए A, तो A दे रखा है, तो बताइए एनुअल डिमांड क्या होगा। अगर मंथली डिमांड अब अगर 200 दे रखा है तो एनुअल डिमांड, सही बात, बिल्कुल सही जवाब बच्चों ने बताया 2400 सही जवाब है। तो सर कैसे निकाला, 200 और एनुअल के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आ गया हमारा 2400 यूनिट, 2400 क्विंटल, कुछ भी हो सकता है। पर यूनिट प्राइस दे रखा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी आपको ओ मिल गया, दैट इज ओ कितना है हमारा 12 रुपए। कहता है स्टोरेज कॉस्ट 2%, इंटरेस्ट रेट 10%। दोनों चीजें इंटरेस्ट रेट हो चाहे स्टोरेज, हमेशा याद रखना पर ऑर्डर इस पे लगने वाला है, पर ऑर्डर पे। तो कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा हमारा 2% किसका सर, पर यूनिट कॉस्ट, सॉरी ये पर ऑर्डर पे मैंने मार्क कर दिया, पर यूनिट कॉस्ट पे लगेगा। पर यूनिट कॉस्ट कितना है 5 रुपए, तो 5 रुपए का कितने परसेंट, 2%। प्लस इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट भी आपका कैरिंग कॉस्ट का ही हिस्सा माना जाएगा, प्लस 5 रुपए का आप कितने परसेंट निकालोगे, 10% निकालोगे। 5 रुपए का 10%, तो अगर मैं यहां साइड में कैरिंग कॉस्ट आपको बताऊं तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा 5 रुपए का 2%, 5 का 2% दैट इज 0.1, प्लस 5 रुपए का 10% दैट इज 0.5, यानी जो कैरिंग कॉस्ट निकल के आया 0.6 आ गया। आगे कहता है इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट EOQ पूछा गया था, तो नाउ EOQ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एनुअल डिमांड दैट इज 2400
ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज 12 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट हमारा 0.6 और अंडर रूट, तो ये आ गया 2 इंटू में 2400 इंटू में 12 डिवाइडेड बाई 0.6 और इसका अंडर रूट, तो ये आ गया 309, 309 कह लो या 3010 कह लो, अप्रोक्स 309 या 3010। कैरिंग कॉस्ट कहना है 309, महक का जवाब आ चुका है 309.83। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब है स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब क्या है, सामान को रखना, सामान को, स्टोरेज का मतलब क्या है, सामान को रखना। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप ब्याज लोगे, ब्याज क्यों लोगे, सामान खरीदोगे उसके रखने के लिए, वहां पे ब्याज दिया जाता है, तो ये दोनों पार्ट कैरिंग कॉस्ट का होता है। जब कभी भी आपको परसेंटेज देगा ना कैरिंग कॉस्ट के लिए, तो हमेशा याद रखना जो पर यूनिट कॉस्ट होता है, इसी कॉस्ट के ऊपर आपको ये परसेंटेज क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, ऑलवेज याद रखिए। तो दोनों को मैंने इसी परसेंटेज पे फाइंड करके क्या निकाल लिया, EOQ निकाल लिया। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। यहां तक देखिए, आप बहुत सारे दूसरे दूसरे चैप्टर के सवाल पूछ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है पूछने का, क्योंकि मैं बताऊंगा ही नहीं। हाँ, अभी तक जैसे जो टॉपिक चल रहा है इसमें आप 100 डाउट पूछिएगा, मैं 100 डाउट बता दूंगा आपको। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? देखिए, ऑनर्स वालों का पेपर 29 को है, तो उनके तो काफी चैप्टर हो जाएंगे रिवीजन, और इनके चैप्टर मैं वो श्योर श्योर चैप्टर करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ रहा है, जो कि परसों का एग्जाम है आपका। सर इंटरेस्ट रेट क्यों लिया सर? इंटरेस्ट रेट का मतलब, इंटरेस्ट रेट इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम जब कभी भी कुछ भी चीजें, हम एक हमारा जो कॉस्ट आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज ब्याज पे ले रहे हैं, इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, तो वो कैरिंग कॉस्ट मतलब रखने का ही खर्चा मान लिया जाता है, और वो कैरिंग कॉस्ट का ही हिस्सा है हमारा। इंटरेस्ट हो जाए या कोई और सर्टेन परसेंटेज दे दे, सभी आपको पर यूनिट पे लगाना है। 0.6 कैसे आया, जोड़ क्या आया, ये रहा। पहले हमने इसको सॉल्व किया, ये देखो, पहले हमने इसको सॉल्व किया, कैरिंग कॉस्ट में 5 रुपए का 2%, 5 रुपए का 2%। फिर हमने सॉल्व किया 5 रुपए का 10%, दोनों को सॉल्व किया तो 2% वाला तो हिस्सा ये आ गया, 10% वाला हिस्सा ये आ गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.6 आ गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.6 आ गया। ठीक है, नाउ एक बार चेक करिए, वॉइस आ रही है आपको? नाउ चेक करिए, वॉइस क्लियर है? नाउ वॉइस आ रही है, चेक करिए, अब आ रही होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, बीच में वॉइस चली गई। मैंने बताया कि EOQ दे रखा है,
मैं एक सवाल अपने हिसाब से बनवा के करवा दे रहा हूं, जिसका आने के एग्जाम में बहुत चांसेस है उस टाइप का सवाल, तो वो मैं क्वेश्चन एक बार बना लूं तो 12,500 इंटू में 5,000 इंटू में 2 और इंटू में 25, या मैं मान लेता हूँ 25,000, 25,000, 25, ठीक है। चलिए एक सवाल मैं बना रहा हूं आपके लिए। मान लिया जाए एनुअल डिमांड 100 है और ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 रुपए है, और यहाँ कैरिंग कॉस्ट ₹2 है। आपको EOQ निकालना है, EOQ निकालना है। ठीक है। और पर यूनिट कॉस्ट मैं सवाल बनाता जा रहा हूं। सपोज करो आपका 10 रुपए है और मैं इसको कर देता हूं 20%। ठीक है, थोड़ा सा 20%, बात वहीं आना है। तो आप यहाँ पे EOQ, मैंने पहला क्वेश्चन बोला कि आपको EOQ निकालना है, दूसरा मैंने कहा आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, तीसरा मैंने बोला इफ परचेज if purchase 1,000 unit, then per unit cost will be 9 rupees. Account manager या management should be accepted this proposal or not। यानी आपके 3 सवाल जुड़ गए इसमें। पहला सवाल है EOQ निकालिए, दूसरा सवाल है टोटल कॉस्ट निकालिए, तीसरा सवाल है कि अगर मैं 1000 यूनिट एक बार में खरीदता हूं, अगर मैं 1000 यूनिट एक बार में खरीदता हूं तो जो हमें 10 रुपए का एक यूनिट मिला करता था उसकी कीमत कम हो जाएगी, और वो कितना मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें कितना, अगर मैं 1000 खरीदता हूं, 1000 की जगह पे मैं थोड़ा कम कर देता हूं इसको, 90 कर देता हूं क्योंकि एनुअल डिमांड तो यही है। अगर मैं 90 यूनिट खरीदता हूं तो मुझे कितने का पड़ जाएगा, 9 रुपए का पड़ जाएगा। तो क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे निकाल देता हूँ EOQ। सर आप में से कुछ बच्चों ने तो निकाल भी लिया। EOQ क्या होगा, 2 इंटू में एनुअल डिमांड 100 इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 25 डिवाइडेड बाय 20% है तो 20% 10 रुपए का निकालोगे 2 आएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट निकालेंगे तो EOQ क्या आ गया, EOQ क्या आ गया, कॉस्ट 11,000। बच्चों ने निकाल भी दिया, 2 इंटू में 100 इंटू में 25 डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट, तो ये आ गया 50। हमारा EOQ आ गया 50 के भैया हमें एक बार में 50 यूनिट खरीदना चाहिए। अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट होगा हमारा, एनुअल डिमांड कितना है 100 यूनिट, और एक बार खरीदूंगा तो कितने, 10 रुपए। इसके बाद मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा हमारा, मैं फॉर्मूला लिख दूं पहले, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं। एनुअल डिमांड इनटू में कॉस्ट पर यूनिट CPU प्लस आपका एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ इनटू में O प्लस आपका कैरिंग कॉस्ट यानी EOQ डिवाइडेड बाय 2 इनटू में C, ये कर देते हैं। एनुअल डिमांड कितना 100 इंटू में
10 प्लस में ए कितना है 100 डिवाइडेड बाई 50 इनटू में कितने 25 प्लस में ईओ क्यू क्या है हमारा 50 डिवाइडेड बाई 2 इनटू में कितने 2 रुपए। चलिए आइए तो कितने आ गए 1000 और प्लस अगर इसको आप ध्यान से देखो 2 50 आ गए और इसको भी ध्यान से देखो 25 प्लस 2 यानी 85 आ गए। तो आप देखो ये दोनों कॉस्ट बराबर हो गए, यही तो बताता है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट 1100, कुछ बच्चों ने बता भी दिया टोटल कॉस्ट 1100 आ रहा है। हमने 2 सवाल यहाँ जवाब दे दिए हैं, टोटल कॉस्ट कितने हो गए 1100। अब नाउ हमारे पास प्रपोजल क्या आया कि भैया आपको अगर एक साथ खरीदने का मौका मिले तो थोड़ा सस्ता होगा, तो क्या आप खरीदेंगे? तो चेक कर लेते हैं। हमें टोटल कॉस्ट अगर हम नॉर्मल तरीके से खरीदते हैं तो 1100 आ गया। अब नाउ अगर इसके हिसाब से खरीदें, मैनेजर के हिसाब से खरीदे तो कितना आएगा? किसके हिसाब से खरीदे सर? मैनेजर ने जो बोला कि इतने का खरीदो उसके हिसाब से खरीदे तो कैसा आएगा? मैनेजर ने कहा कि भैया तुम एक काम करो 100 यूनिट जो 50-50 खरीद रहे हो ना मत खरीदो, 90 खरीदो, और 90 खरीदोगे तो आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। तो आपको अच्छे से पता है, नहीं भी पता तो आप अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर कोई सामान खरीदते हो तो सस्ता पड़ता है, ऐसे यहाँ पे आपको सस्ता पड़ रहा है। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट यहां पे निकालूं तो क्या आएगा भैया? सर हम 100 यूनिट अगर खरीदेंगे एक बार में तो हमारा 9 रुपए का पड़ेगा यहाँ पे, प्लस ध्यान दीजिएगा, प्लस हमारा जो अब ईओक्यू है इसने बता दिया कि आपको ये मानना है 90। तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 90 इनटू में कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो कितना था ऑर्डरिंग कॉस्ट की 25 प्लस 90 डिवाइडेड बाय आपका 2 इनटू में। अब कैरिंग कॉस्ट पता है किसका लोगे? कैरिंग कॉस्ट आपको लोगे 9 रुपए का। कैरिंग कॉस्ट किसका लोगे? 9 रुपए का। 9 रुपए का 20% लोगे 1.8 लोगे। ध्यान रखना 9 रुपए का 20% क्या लोगे? 1.8 लेना है, पहले वाला 2 रुपए नहीं लेना है। तो ये आ गया हमारा 900 रुपए का खर्चा। और यहाँ देखते हैं 100 डिवाइडेड बाई 90 इंटू में 25, ये खर्चा आ गया भाई 27 रुपए का खर्चा बन गया ये। और यहाँ देखते हैं 90 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 1.8, ये खर्चा आ गया 81 रुपीज़ का। तो 900 प्लस 27 रुपये प्लस 81 रुपये, तो हमारा जो टोटल खर्चा आ रहा है 1008 रुपये आ रहा है। पहले अगर हम ईओक्यू के हिसाब से चले तो हमारा खर्चा क्या आ रहा था 1100। नाउ जो मैनेजर ने प्रपोजल दिया उससे आ रहा है 1008 रुपये। तो मैनेजर के प्रपोजल से हमारा सामान सस्ता मिल रहा है हमें, तो हमें क्या कर लेना चाहिए? यस, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस प्रपोजल को। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ध्यान रखिएगा जो चीजें मैं बताता जा रहा हूं उसको, उस टाइप के बड़े सारे क्वेश्चंस आपको 10 ईयर में मिल जाएंगे, बड़े सारे क्वेश्चंस बुक्स में मिल जाएंगे। रेगुलर क्लास वाले बच्चों को जो कोर्सेज के अंदर थे उनको मैंने प्रॉपर तरीके से एक एक्सेल शीट दिया हुआ है, उस एक्सेल शीट के अंदर देखिए और हर जगह पे क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आपको गिवन है। सर जी 1.8 आएगा, 1.8 आएगा, 0 नहीं 10, 9 रुपए का आप कितने निकालोगे? 20% निकालोगे ना। 9 रुपए का 20% कितना आता है? 9 रुपए का 20% निकालोगे तो 1.8 ही आएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो एक सवाल ये था। तो हमारा जो पहले का टॉपिक था अगर हम देखें, जो हम पढ़ने वाले थे करने वाले थे, हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट और ये पार्ट भी कंप्लीट। इसके अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है बता दिया। अब आ जाइए लेवल ऑफ इन्वेंट्री पे। लेवल ऑफ इन्वेंट्री की बात करते हैं। इसके अंदर एक और सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, एक बार आया हुआ भी है। इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या सवाल है ये? ध्यान दीजिए। सवाल कहता है कि आपका बहुत सारे लेवल दे दिया कि आप अगर 4800 यूनिट खरीदेंगे तो लेस देन 50 यूनिट अगर खरीदते हैं तो आपको 4800 का पड़ेगा। 50 से अगर 100 यूनिट के बीच में खरीदेंगे, यानी 50 और 100 के बीच में खरीदेंगे तो आपको पड़ेगा 4680 का। 100 से 200 यानी आप खरीदने की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपको और सस्ता पड़ेगा, और ज्यादा क्वांटिटी तो और सस्ता, और ज्यादा क्वांटिटी तो और सस्ता। तो बोला गया आपको एक चेन सीरीज ऑफ, मैंने बता दिया कि आपको मल्टीपल मैंने चॉइसेस दे दिया इतने इतने में, तो इसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? तो मैं बोलूंगा जहां टोटल कॉस्ट हमारा सबसे सस्ता होगा वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा। कहता है द एनुअल रिक्वायरमेंट मटेरियल का 500 टन का है हमारा भाई, और द ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा है 6200, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 6250 रुपए, 6250 रुपए। स्टॉक होल्डिंग एस्टिमेटेड 25% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट पर एनम। कहता है मटेरियल कॉस्ट पर एनम का।
कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर लेवल, कौन सा सबसे अच्छा है हमारा। कंप्यूट ईओक्यू इफ देयर आर नो क्वांटिटी डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट नहीं है और प्राइस पर टन आपको दे रखा है यहाँ पे, तो इसी के हिसाब से निकालना है 5250 का 20%। ऐसे सवाल को कैसे किया जाता है एग्जाम के अंदर, ध्यान दीजिए। ऐसे सवाल को लेस देन वाला क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सबसे कम, एक तो हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट ले लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से करके आपको एग्जामिनर को दिखाना। और ये भी मुझे लगता है कि इस बार, एक बार बीकॉम ऑनर्स में आया था ये, एक दो बार आ चुका है, इस बार भी आने के चांसेस ज्यादा है। यहां पे मैंने क्या करा भैया, ऑर्डरिंग कॉस्ट ले लिया, यहां पे हमने क्या करा भैया, टोटल कॉस्ट ले लिया, और हमारा काम बन जाएगा। ये हमारा आ गया एनुअल डिमांड, यानी किसका, यूनिट, या फिर कह लो एनुअल डिमांड का कॉस्ट। एनुअल डिमांड ए इंटू में एनुअल डिमांड क्या करेंगे, सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ पे आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट, इन तीनों को जोड़ देंगे। सपोज करो मैं इसको ए और इसको बी नाम दे दूं, इसको सी नाम दे दूं, तो ए प्लस बी और प्लस सी कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहला यूनिट कहता है लेस देन 50, लेस देन 50 का मतलब मैं 40 मान लू क्या यहाँ पे। तो अगर आप 40 यूनिट खरीदते हैं, सपोज करो आप 40 यूनिट खरीदते हैं, तो आपका जो यूनिट का कॉस्ट पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है 4800। साल का डिमांड आपका 500 है, तो ध्यान दीजिएगा 500 डिमांड और आपको पड़ने वाला है 4800 के हिसाब से। तो यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग जो आएगी वो आएगी आपकी 500 इंटू में 4800, दैट इज आपका आ गया 24 लाख रुपए, 24 लाख। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि आप एक बार में आप 40 यूनिट खरीदोगे, ये 40 है, एक बार में 40 खरीदोगे, तो आपकी 500 डिमांड है और एक बार में आप 40 यूनिट खरीदोगे, और इनटू में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट सवाल में दे रखा है कि 6250 है, 6250। तो इसकी कॉस्टिंग जो आने वाली है आपके पास 500 डिवाइड 40 इंटू में 6250, और यह आ गया हमारा 78125, 78125। अब लेस देन में सर आपने 40 क्यों लिया, 30 ले सकते हो, हाँ ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, ईओक्यू क्या है हमारा 40, 40 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 2 करोगे, इनटू कैरिंग कॉस्ट कहता है, अगर मैं यहाँ पे सी निकाल के दिखाऊं तो सी कहता है 25%, किसका 5250 का, इंटू में 25%, 25 बटे में 100, तो 5250 इंटू में 25%, यानी 1312 रुपये 50 पैसे। तो 1312 रुपये 50 पैसे इंटू में 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 26250, 26250, 26250, ये लो 26250, 78125 और प्लस 24 लाख। टोटल कॉस्ट जो बन के आई यहाँ पे इस वाले लेवल पे 2504375, ये पहला लेवल था, इस पहले लेवल को हम क्लोज कर देते हैं, मतलब ये दिखा दिया। ठीक है, हमें हर लेवल का इसी तरीके से निकालना होगा। अगर हम दूसरे लेवल की बात करें, कहते हैं कि 50, या तो फिर मैं 50 यूनिट ही मान लेता हूं, अगर 50 यूनिट होगा तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा होगा रेट जो वो 4680 होगा, तो 500 यूनिट का रेट जो लगना है वो लगना है 4680, तो 500 इंटू 4680, दैट इज आ गया 23 लाख। सस्ता पड़ेगा थोड़ा क्योंकि यूनिट बढ़ा रहे हैं हम, और यहाँ पे जो कॉस्टिंग हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 50 और इनटू में आपका 6250, तो 500 डिवाइडेड बाई 50 इंटू में 6250, ये आ गया हमारा 62500। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में, अब जो कैरिंग कॉस्ट निकलेगा वो इसके ऊपर कैरिंग, अरे ऊपर वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, क्या गड़बड़ कर दिया सर, कैरिंग कॉस्ट गलत निकाल दिया, क्योंकि प्राइस तो ये है 4800 पे निकालेंगे, 4800 का 25%, ये आएगा हमारा 1200, तो 20 इंटू में 1200, 24,000 होगा ये। ठीक है ना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 24,000, तो 24 लाख 78,125, 24,000, ये आ गया 250, 250, 2125, 2125, 50 डिवाइडेड बाई 2
इनटू में, अब आपका कैरिंग कॉस्ट किसका आएगा सर, इस लेवल का 4680, 4680 का कितने परसेंट सर, 25%, 1170। तो 25 इंटू में 1170, 2900, 250। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट घटता जाएगा। 23,400, 62,500, 29,250, ये आ गया 24। यानी ये मुझे पहले वाले से तो बेस्ट लग रहा है, 24, 31, 750। जहां पे सबसे कम कॉस्टिंग आ जाए वो बोल देंगे बेस्ट है। अभी तक तो मुझे ये वाला सेकंड वाला बेस्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट ये बन रहा है और दूसरी जगह टोटल कॉस्ट कुछ और बन रहा है। अब कहता है भैया 100 200 के बीच में, तो 100 मान लेते हैं, 50 के बाद सीधा 100 ही मान लो। तो 500 और खर्चा कितनी कॉस्टिंग आएगी सर, 4560, 4560, 500 इंटू में 4560, तो ये पड़ेगा आपको 22,80,000 रुपए का। अब भाई 500 एनुअल डिमांड है और एक बार में 100 लगाओगे और आपकी कैरिंग कॉस्ट 6250 है, तो 5 इंटू में 6250, ये आ जाएगा आपका सीधा 31,250। और ऐसे कैरिंग कॉस्ट की बात करें, एक बार में 100 होगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 4560 का कितने परसेंट, 25%, इंटू 1140 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 100, 57,000। देख रहे हो ये बढ़ रहा है हमारा, तो ये आ जाएगा 31,250 प्लस में 22,80,000, ये आ गया 23। भैया ये तो और बढ़िया आया रेट। तो तीनों में से चूज करने बोले तो जहां सबसे कम टोटल कॉस्ट आएगा वो वाला हमारे लिए बढ़िया है। तो मुझे जो लग रहा है वो तीसरा बढ़िया है। चौथा भी देख लेते हैं। कहता है भैया 200 और 300 के बीच में, तो लो भाई 200, तो 200 यूनिट लेंगे तो 500 क्वांटिटी खरीदेंगे और रेट पड़ने वाला है 4440, 4440। तो ये आ गया हमारा 22,20,000 का। यहां पे आ जाएगा हमारा 200 यूनिट खरीद रहे हैं तो 500 डिवाइडेड बाय 200 इंटू में 6250, 500 200 इंटू में 6250, ये आ गया भाई, ये 62,000 तो ठीक है। 15,625 रुपए यहाँ खर्चा आया। कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो भैया 200 डिवाइडेड बाई 2, अब निकालेंगे 4440 का 25%, दैट इज 1110 इंटू में डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 200, ये आ गया भाई 1,11,000 सगुन का अमाउंट आ गया। 15,625 प्लस ये आ गया 23,46, ये तो और कम आया 23,46, 625। लगता है भाई यही बेस्ट होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। पूछा है मोस्ट, सबसे कम कॉस्ट कहाँ आएगा। अगला कहता है कि भैया आप जब कभी भी 300 यूनिट से ऊपर लोगे, तो मैं 300 ही मान लेता हूं, तो आपको रेट पड़ने वाला है 300 इंटू में 4320, तो 300 इंटू में 4320, तो ये आ गया 1296, सॉरी मैंने 500 करना था, 500 इंटू में 4320, तो 21,60,000। अगला आ जाएगा हमारा भैया 500 डिवाइडेड बाय 300 इंटू में 6250, 500 300 6250, ये आ जाएगा 10,416, 500 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 6250, 10,416, ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में रेट जो दे रखा है 4320 का 25%, यानी 1,080 इंटू में 300 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 1,62,000 प्लस में 10,416 प्लस 21,60,000, ये आ गया 23,32,416। अब ये 3 क्वांटिटी था। कॉन्सिडेंटली आप देखोगे सबसे बेस्ट कम रेट किसका है भाई, 25 था, ये 43 था, ये 68, 34, 32, तो सबसे 23, 32 सबसे कम रेट ये है, तो बेस्ट ये है हमारा। बोलता है कंप्यूट मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल, तो मोस्ट इकोनॉमिकल पहले का आंसर है
मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल है दैट इज हमारा 300 अबव, 300 अबव। अब कई बच्चों के माइंड में ऐसा सवाल भी आ सकता है कि सर ये तो जो सबसे सस्ता होगा वही मोस्ट इकोनॉमिक होगा, ऐसा नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मोस्ट इकोनॉमिक कोई मिडल का बन जाता है, यहाँ पे तो आपका सबसे जो सामान सस्ता था वो आ गया, लेकिन कई बार आपका लास्ट वाला होता है। सर 4800 का 25% क्यों नहीं लिया? 4800 का 25%, 4800 कहाँ है? 4800 का ही तो 25% लिया मैंने। 4800 का 25%, 1200। देखो 4800 का ही 25% लिया है, शायद पहले का कमेंट है 10 बजे का और अभी 10:07 हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ईओ क्यू बताइए, तो ईओ क्यू बता देते हैं झट से। दूसरा क्वेश्चन ईओ क्यू बताना है तो क्या होगा ईओ क्यू हमारा? दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा है तो ईओ क्यू क्या होगा? ईओ क्यू, ईओ क्यू होगा हमारा 2 इंटू में एनुअल डिमांड, क्वेश्चन ने खुद कहा था भैया 500 टन है, इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट 6250 है। कैरिंग कॉस्ट के लिए सवाल ने कह दिया कि भैया 5250 रुपए लो आप कैरिंग कॉस्ट को निकालने के लिए, तो 5250 का 25% दैट इज हमारा 1312.5 का अंडर रूट कर दो, तो आपका 500 इंटू में 2 इंटू में 6250 डिवाइडेड बाय 1312.5 का अंडर रूट ये आ गया 69, 69 आ गया हमारा आंसर। दोनों आंसर मैंने आपके सामने रख दिए हैं। किसी बच्चे को डाउट तो ईओ क्यू वाला पूरा पैटर्न खत्म हो गया। क्या क्या सीखा हमने ईओ क्यू में? सबसे पहला पॉइंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? 2AO अपॉन में सी। ए क्या होता है? एनुअल डिमांड। ओ क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, सामान को लाने का खर्चा। सी क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट, सामान को रखने का खर्चा। एक तो सिंपल क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन इस पे किस टाइप का बनेगा? परसेंटेज के टर्म्स में देगा। तो जब कभी भी आपको परसेंटेज देगा तो हमेशा किसके ऊपर निकालना है आपको? हमेशा आपको निकालना है पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर। तीसरा पार्ट, अगर आपको लेस देन या मोर देन वाला क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप अप्रोप्रिएट तरीके से फाइंड करके आप उसको बताएंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन है ईओ क्यू वाले में। सर सर वो 5250 क्या है? ये कहता है जब आप ईओ क्यू निकालें ना तो वहां पे आप पर यूनिट कॉस्ट जो है ना वो 5250 लें, इसका कहने का मतलब है पर टन कॉस्ट लें वो 5250 लें। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक हमारा इन्वेंट्री लेवल वाला है। चलिए आइए, लेवल ऑफ इन्वेंट्री, लेवल ऑफ इन्वेंट्री। लेवल ऑफ इन्वेंट्री के अंदर ध्यान रखिएगा हमारे कुछ एक चीज पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने होंगे। मैं फॉर्मूला वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, लेकिन मैं यहां भी फॉर्मूला लिख देता हूं सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। सर क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूले की अगर हम बात करें, सबसे पहले है हमारा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, यहां पे रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए हमारे दो फॉर्मूले यूज हो रहे थे। अगर मैं बात करूं रीऑर्डर निकालने के लिए हमारे दो फॉर्मूले यूज हो रहे थे, दोनों में से कोई भी लग जाएगा। नंबर 1 वाला फॉर्मूला जो आपके काम का है उस फॉर्मूले का क्या था? रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू ROL, बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म में इसको, रीऑर्डर लेवल। ROL इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? मैक्सिमम यूज, कितनी क्वांटिटी मैक्सिमम यूज करोगे इनटू में मैक्सिमम आपका क्या लगेगा? टाइम। पहला फॉर्मूला जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, ईओ क्यू को एक और नाम से जानते हैं, मैं यहां पे लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूं। ईओ क्यू को हम एक और नाम से जानते हैं, ROQ, री ऑर्डर क्वांटिटी। किस नाम से जानते हैं? री ऑर्डर क्वांटिटी। तो पहला फॉर्मूला देखो मैंने यहां बताया, मैक्सिमम यूज इनटू मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड कह लो या मैक्सिमम टाइम कह लो, आप इसको टाइम भी बोलेंगे। दूसरा एवरेज यूज, एवरेज टाइम इनटू में मिनिमम स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक। कहां गया? आ जाइए, दूसरा, पहले के बाद दूसरा फॉर्मूला, दोनों से आंसर अलग अलग आएंगे, याद रखिएगा। दूसरा रीऑर्डर लेवल कैसे निकाला जा सकता है सर? आपका एवरेज यूज इनटू एवरेज टाइम प्लस मिनिमम स्टॉक।
मिनिमम स्टॉक। ये जो दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा है वो बहुत कम यूज होगा, सेकंड फॉर्मूला जो लिखा है मैंने वो बहुत कम यूज होने वाला है। चलिए सर सेकंड पार्ट इसी के अंदर अगर देखें हम, नोट, नोट याद रखिएगा। कई बार स्टूडेंट रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी मीन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये ध्यान रखिएगा। ये रीऑर्डर लेवल है और ये रीऑर्डर क्वांटिटी है। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगली बात करते हैं मैक्सिमम, मिनिमम जो भी निकाल लें, मैक्सिमम, मैक्सिमम लेवल। सर रीऑर्डर लेवल क्या बताता है? रीऑर्डर लेवल बताता है कि वो वक्त आ गया है कि आप जाइए, आपके दुकान में सामान स्टॉक खत्म हो सकता है, आप जाइए स्टॉक को लेके आइए, मतलब दोबारा ऑर्डर कर दीजिए, दैट इज रीऑर्डर आपका लेवल। अब बात करते हैं मैक्सिमम लेवल। इससे ज्यादा दुकान में सामान मत रखिएगा, इससे ज्यादा स्टॉक मत रखिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। सर इसका फॉर्मूला क्या कहता है मैक्सिमम लेवल का? आ जाइए, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू ई ओ क्यू प्लस में आर ओ एल माइनस मिनिमम यूज यानी मिनिमम स्टॉक इनटू मिनिमम टाइम। ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला साहब? ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला, दैट इज किसका? ये हो गया हमारा मैक्सिमम लेवल का। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया इसका। इसको हम थोड़ा सा बॉक्स के अंदर बंद कर दें जिससे कि सेपरेट सेपरेट फॉर्मूले बन जाए आपके। ये लीजिए, ठीक है। अगला थर्ड है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल वो लेवल होता है जबकि अरे मिनिमम लेवल वो लेवल होता है, टॉप लेयर, बॉटम लेयर, नेक्स्ट लेयर, आ जाइए, ठीक है। सर मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू आर ओ एल माइनस में एवरेज यूज इनटू में एवरेज टाइम। कई बार एवरेज की जगह पे हम नॉर्मल भी ले लेते हैं, नॉर्मल भी ले लेते हैं कई बार, इस टाइम पे हम नॉर्मल भी ले लेते हैं। तो ये हो गया मिनिमम का। इसके बाद एक आता है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल क्या कहता है? एवरेज लेवल कहता है आपका मैक्सिमम लेवल प्लस में मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। यानी जो इस पॉइंट से आंसर आएगा और जो इस पॉइंट से आंसर आएगा, उन दोनों को डिवाइड किससे कर दीजिए? 2 से कर दीजिए। इसका नंबर 1 फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है, इसके भी 2 ऑल्टरनेटिव हैं, यहां लिखे थे। हाँ जी, इसके भी 2, 1/2 आर ओ क्यू, 1/2 ई ओ क्यू मिनिमम स्टॉक लेवल। इसका भी 2 है, 1/2 ई ओ क्यू प्लस मिनिमम लेवल। देखो एवरेज लेवल निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, दोनों से आंसर डिफरेंट आएंगे। सर एग्जाम में कौन सा निकालना है? जब कुछ ना बोला जाए तो आप दोनों से निकाल दीजिए, वो बेस्ट रहेगा। आप दोनों से निकाल दीजिएगा तो वो बेस्ट आपका रहने वाला है। सर महक सिस्टर थ्योरी का बता दो।
कि सर पीडीएफ इनफ है जो मशीन आवर रेट का सजेस्ट कर दो। ओके सर, कॉन्टैक्ट अकाउंटिंग में कॉन्टैक्टी अकाउंट बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस करा दीजिए। ठीक है, वो भी मैं जो जो बच्चे कह रहे हैं मैं कोशिश करूंगा पूरा मैं डलवा दूं। सर बाकी के चैप्टर्स का भी डाल दो प्लीज, मैं रिवीजन कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी तो मैं लगा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आज ये पूरा चैप्टर खत्म नहीं होगा मैं क्लास को ऑफ नहीं करूंगा। इसके बाद एक और सवाल बनता है, कई बार पूछा जा सकता है, इतना मैं बोलूंगा कि इस बार तो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। दैट इज मैं यही फॉर्मूला दिखा देता हूं आपको। डेंजर लेवल, क्या फॉर्मूला है हमारा? डेंजर लेवल, ये रहा। ये फॉर्मूला आप जब भी पढ़ेंगे, इसको मैं मार्क कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिएगा। डेंजर लेवल कहता है एवरेज यूज निकाल लो, अभी सीख जाओगे। और इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड, सवाल में गिवन होगा कि इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड क्या है। तो आइए इसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं, मैं उस सवाल में ही इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड डाल दूंगा। एक सवाल है इसी टाइप का आपका सवाल आएगा, इस टाइप का सवाल, यानी मैं मोस्ट, वैसे तो आज की क्लास में सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं मैं। आइए सवाल थोड़ा साइड कर दिया जाए। सवाल में कहता है आपका कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, यानी आपको दे रखा है ये ओ। कैरिंग कॉस्ट यानी आपको दे रखा है सी। नॉर्मल यूसेज दे रखा है आपको, मिनिमम यूसेज दे रखा है, मैक्सिमम यूसेज दे रखा है, रीऑर्डर पीरियड दे रखा है आपको, रीऑर्डर पीरियड दे रखा है। कहता है आप रीऑर्डर क्वांटिटी निकालिए, मतलब इस क्वेश्चन ने कहा है आपको ईओक्यू निकालिए, वैसे ही निकालेंगे जैसे सीखा है। मिनिमम लेवल निकालिए, अभी पीछे फॉर्मूला लगाएंगे फट से आ जाएगा। रीऑर्डर लेवल निकालिए, अभी फॉर्मूला सीखा है, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, फट से आ जाएगा। मैक्सिमम लेवल निकालिए, फट से आ जाएगा। एवरेज लेवल निकाल दीजिए, वो भी निकाल देंगे। साल में आपको 52 वीक लेने हैं। और मैं यहां पे कह दूं इमरजेंसी टाइम, इमरजेंसी लीड टाइम मान लेते हैं 50। और एक क्वेश्चन बोल दे डेंजर लेवल भी निकालिए। पहला पार्ट दैट इज EOQ, EOQ, EOQ इज इक्वल टू 2AO डिवाइडेड बाय C का अंडर रूट। सर 2 क्या है? दे रखा है फॉर्मूले में। एनुअल डिमांड नहीं पता, क्या कहता है? नॉर्मल यूज 50 पर वीक है हमारा, 50। तो हम एनुअल निकालना चाहे तो भैया 50 पर वीक है, और पूरे साल में 52, तो साल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या? ये आ गया हमारा एनुअल। इनटू में आपका आ जाएगा 2AO। ऑर्डरिंग कॉस्ट साफ साफ सवाल में दे रखा है, दैट इज हमारा 100, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट भी साफ साफ C लिखा है, डिवाइडेड बाय 15। इन सभी का अंडर रूट निकालिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो करते हैं भैया, 2 इंटू में 50 इंटू में 52 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 15 का अंडर रूट 186। ये आ गया 186, 186 बिल्कुल सही। अब कहता है सेकंड पार्ट, ROL निकालिए। ROL रीऑर्डर लेवल होता है मैक्सिमम यूज इनटू में मैक्सिमम टाइम। कई बार ना आपको टाइम जो है यहाँ पे तो मैक्सिमम मिनिमम दे रखा है, जैसे यहाँ पे देखो टाइम दे रखा है 4 और 6, तो जो 4 है वो मिनिमम है और 6 मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका यूसेज है 75 इंटू में मैक्सिमम टाइम क्या है 6, तो 75 इंटू में 6 450। एक बच्चे का जवाब भी आया था 450, कितना आ गया 450। चलिए थर्ड पॉइंट कहता है कि मिनिमम लेवल निकालिए, थर्ड पॉइंट कहता है मिनिमम लेवल निकालिए, थर्ड पॉइंट कहता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है ROL माइनस नॉर्मल यूज कह सकते हो, या फिर आप एवरेज यूज, क्योंकि एवरेज और नॉर्मल अक्सर एक ही होता है। आप देखो यहां पे सिंपल सी बात मैं समझाऊं, एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज निकालोगे आपका मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2।
तो मिनिमम देखो तो कितना है 25, मैक्सिमम देखो तो कितना है 75, डिवाइड 2 करोगे तो रिजल्ट क्या है 50, और नॉर्मल भी क्या है आपका 50। तो इसका मतलब नॉर्मल रख लो चाहे एवरेज, अक्सर सेम ही होता है ये। तो नॉर्मल यूज इनटू में आपका एवरेज टाइम ले लेते हैं, क्योंकि वो भी वही मतलब है, एवरेज टाइम ले लेते हैं। तो ROL 450 माइनस नॉर्मल यूज जो है वो है हमारा देखा जाए तो 50 इनटू में एवरेज टाइम निकालें, तो एवरेज टाइम क्या होगा सर, मैं यहां निकाल देता हूं एवरेज टाइम, लीड टाइम बेसिकली बोलते हैं। तो 4 प्लस में 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 450 माइनस में 250, तो आंसर इज 200। तीसरा सवाल भी कर दिया हमने। आ जाइए अब चौथे सवाल पे, इसके चौथे सवाल का भी जवाब दे दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मान के चलिए ये वाले सवाल तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, मान के चलिए परसों के पेपर में। जी हाँ, फोर्थ मैक्सिमम लेवल, फोर्थ पॉइंट मैक्सिमम लेवल, फॉर्मूला क्या कहता है सर, ROL, सॉरी मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल कहता है हमारा, एक तो आप EOQ ले लीजिए, इसमें आप ऐड कर दीजिए ROL रीऑर्डर लेवल, इसमें माइनस कर दीजिए आप मिनिमम यूज और इनटू में मिनिमम टाइम, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सवाल के हिसाब से EOQ हमने पहले फाइंड कर दिया 186, प्लस हमने ROL भी फाइंड कर लिया 450, माइनस मिनिमम यूज सवाल में दे रखा है 25, और मिनिमम टाइम भी दे रखा है आपको, देखिए कितने 4। तो ये आ जाएगा हमारा वो लेवल जब हमें ऑर्डर नहीं करना चाहिए। 450 और माइनस में 100, 536, 536। फिफ्थ पॉइंट कहता है एवरेज लेवल निकालिए। सर एवरेज लेवल, एवरेज लेवल कहता है सर मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल, डिवाइड कर दीजिए किससे, 2 से। तो आइए मैक्सिमम जो निकल के आया वो 536, और मिनिमम जो निकल के आया दैट इज 200, डिवाइड 2, ये आ गया 368। लेकिन आपको भूलना नहीं है इसका एक और फॉर्मूला है, इसका ऑल्टरनेटिव भी है, और कहता है भाई 1/2 आप रखो EOQ और प्लस कर दो आप मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल। तो 1/2 EOQ जो हमारा निकल के आया था 186, और प्लस कर दो मिनिमम लेवल था 200, 186 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 200। तो यहां पे देखो हमारा आंसर आया 293। दोनों से आंसर हमारा अलग अलग आया, लेकिन दोनों आंसर हमारे ठीक माने जाएंगे। अपलोड लाइव क्लास में तो अभी 5 मिनट के बाद ही हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो बताइए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि यह सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, डेंजर लेवल भी बच्चे ने निकाल के बता दिया, वेरी वेरी गुड, डेंजर लेवल भी निकाल के बता दिया। तो डेंजर लेवल क्या कह रहा था कि आप रखिए एवरेज, तो एवरेज यूज कितना है 50, इनटू में आपका टाइम कितना है 50, तो 50 इंटू 50 दैट इज 2500। सर फॉर्मूला पीछे से देख लीजिएगा इसका, ठीक है, करेक्ट है। तो हमने कितने चीजें कर लिए हैं, कितने चीजें पढ़ लिए हैं, आ जाइए। हमने एक तो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, और ये भी डन। लास्ट टॉपिक रहता है हमारा लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज, वो भी अभी करेंगे और फटाफट से खत्म हो जाएगा। तो इससे ज्यादा कुछ भी इस चैप्टर में नहीं आने वाला। ये क्वेश्चंस देखिए, और जिसने पढ़ रखा होगा उसको सारा का सारा रिकॉल हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा उनको थोड़ा देख के और समझ के करना होगा। स्टोर लेजर पे आ जाइए।
हमने कुछ सवाल, एक ही सवाल है जिसके अंदर तीनों के तीनों मेथड बता दिए गए हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा इसको हम ले चलें, ले चलें। अरे भाई चलो, देखो इसको होना चाहिए, इसके बाद यहाँ होना चाहिए। ठीक है, लास्ट सवाल आपके सामने ये रहा। एक छोटू सा क्वेश्चन है जिसको तीनों मेथड से बोला गया है और मैं भी तीनों मेथड से करके दिखाऊंगा। चलिए, इसको थोड़ा छोटा करके ऐसे नीचे ले आते हैं, मुझे फॉर्मेट बनाना है। इसके अंदर मेन फॉर्मेट है, चलिए सबसे पहले पर्टिकुलर, इसके बाद इतने में आ जाएगा रिसिप्ट, इतने में आ जाएगा इशू, और इतने लास्ट में आ जाएगा बैलेंस। इसके बाद एक ही ये भी क्वांटिटी बनेगा। अब सबसे पहले इसके अंदर आप क्वांटिटी रेट टोटल रखना चाहते हैं रखिए, अदरवाइज नो नीड, टोटल रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बट मैं, मेरा आदत है कि मैं रख देता हूं। ये लीजिए, ये लीजिए, हो गए 3 कॉलम। ये लीजिए क्वांटिटी, रेट एंड टोटल, क्वांटिटी, और आ जाइए रेट एंड टोटल। चलिए साहब, आ जाइए। ये रहा क्वेश्चन, इसको अब क्वेश्चन को बड़ा कर लिया जाए और इसे टॉप लेयर पे ले लिया जाए। मूव टू टॉप लेयर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला मेथड जो मैं करने वाला हूं, मैं लिख दूं पर्टिकुलर, यहां पे आप रिसिप्ट, यहां पे आपका इशू, यहां पे बैलेंस, ठीक है ना। याद रखिएगा, जब हम कोई सामान परचेज करते हैं तो उसका रेट तो हमें पता होता है, लेकिन जो इशू करते हैं उसका रेट कभी एग्जामिनर नहीं देगा, जो दे रखा है उसके हिसाब से करेंगे। इसके अंदर 2 मेथड फॉलो किए जाते हैं। नंबर 1, एक आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है, एक पीरियोडिक होता है। तो पीरियोडिक वाले एग्जाम में ना के बराबर होता है, परपेचुअल सिस्टम हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मैं आपको करवा रहा हूं, दैट इज परपेचुअल सिस्टम। आइए, कहता है शो हाउ द आइटम विल below related to the purchase and issue and material will be appear in the store ledger। इसको क्या बोला जाता है? स्टोर लेजर। और मैं पहला मेथड करूंगा जो बोलता है लीफो। आप कई बार भूल जाते हो, तो लीफो का मतलब एल से याद रखना, लेटेस्ट। तो न्यू वाला पहले बेचेंगे, न्यू वाला क्या करेंगे? पहले बेचेंगे। आइए, सबसे 1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, तो 1 जन को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पे हालांकि डेट का भी कॉलम होता है, जो कि डेट का नहीं डाला, मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ। 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस है, और ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जो है वो 3000 है। तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब इसके अंदर आएगा नहीं, ये क्वांटिटी, ये रेट और ये टोटल। तो ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट का कोई लेना देना नहीं। अब इशू में भी नहीं आएगा क्योंकि वो तो ओपनिंग बैलेंस है। और टोटल, बैलेंस में क्वांटिटी, रेट एंड टोटल, तो इसमें भी कुछ भी नहीं आने वाला। बैलेंस में आ जाएगा 3000 यूनिट 20 वाला।
3000 यूनिट 20 के भाव से, यानी टोटल कीमत बन गई 6000। पहला पार्ट डन। मैं हर बार लाइन खींचता जाऊंगा सेफ्टी पर्पस के लिए। आइए अगला पार्ट। 5 तारीख को आपने परचेज कर लिया। 5 तारीख को क्या करा आपने? परचेज कर लिया। तो परचेज डेट का कॉलम एक डाल दीजिएगा। परचेज 5 तारीख को मैं लिख देता हूं यहां 5/1 को। परचेज का मतलब होता है रिसिप्ट। तो कितने? 2000 यूनिट 22 के भाव के। तो 2000 यूनिट खरीदे, रेट था 22 रुपए, तो आपके पड़ गए 44,000 के। 3000 20 के हिसाब से हो जाएंगे 60,000 के। ठीक है, इशू वाला कॉलम खाली। अब हमारे पास दो टाइप के स्टॉक हो गए, एक तो 3000 यूनिट हो गए और एक 2000 यूनिट हो गए। इसका रेट 20 रुपए का और इसका रेट 2200 का। तो इसका हो गया हमारा 60,000 कीमत और इसका हो गया 44,000 कीमत। ये लीजिए। अभी तक आपको लीफो हो या फीफो हो, सवाल यही रहना है। वेटेड एवरेज थोड़ा अलग होता है, हम तीनों मेथड करने वाले हैं। हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब लास्ट इशू कर दिए हमने कितने? 1500 यूनिट। इशू कितने किए हमने? 1500 यूनिट इशू कर दिए। 1500 यूनिट इशू कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपने 1500 यूनिट इशू किए हैं और किस तारीख को? 11 जैन को, तो 11/1 को इशू कर दिया आपने। ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। कितने यूनिट करें? 1500। अब 1500 में हम कर रहे हैं लीफो। लीफो का मतलब न्यू। अब मुझे इसमें से बताइए कमेंट में, ये तो पुराना स्टॉक है 3000। 3000 कौन सा स्टॉक है? पुराना। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप ऐसे याद रखिए, एल से लेटेस्ट। लेटेस्ट वाला फीफो फिर समझ जाओगे भैया। लीफो का मतलब लेटेस्ट वाला और फीफो पुराने वाला ही होगा फिर तो इन दो स्टॉक में नंबर 1 3000 और 2000 में से नए वाला कौन सा इन्वेंट्री है? न्यू इन्वेंट्री बताओ कौन सा है? तो न्यू इन्वेंट्री होगा 2000। विवेक ने बता दिया सर 2000 में से माइनस करिए। 2000 में से, ठीक है, 2000 से माइनस करिए। तो ये कह रहे हैं कि इससे माइनस करिए। तो ये लो जी, मैंने आपके लिए 1500 यूनिट इशू करने हैं, तो 1500। इसके लिए रेट की जरूरत पड़ती है मेरे भाई, रेट की। तो मुझे 22 रुपए करने पड़ेंगे यहाँ पे। ये रेट की जरूरत पड़ती है 22 रुपए। तो 1500 इंटू में 22, दैट इज आ गया 33,000। कितने आ गए हमारे? 33,000। कितने आ गए हमारे? 33,000। अब बैलेंस कितना बचा भैया? ये तो 3000 हमारे पास पूरा है, इस 2000 में से 1500 निकल गए तो इसके बचे 500। तो ये 20 वाला और ये 22 वाला। तो नाउ देयर इज 3000 इंटू में 20, 60,000। और ये कितना आएगा? 500 इंटू में 22। तो क्या समझ रहे हो? अभी नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा समझ में। अभी आ जाएगा समझ में, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। इसको थोड़ा नीचे लेके जा रहा हूं सवाल को। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कौन सा मेथड चल रहा है? लीफो। लीफो का मतलब लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब नए वाले को पहले इशू कर दो। हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 22 तारीख को फिर से हमने क्या करा? परचेज कर लिए 2000 यूनिट 23 के भाव से। तो 22 तारीख को, 22/1 को रिसिप्ट कितने यूनिट? 2000 यूनिट। किस भाव के? 23 रुपए के। तो कितने हो गए? 23 46,000, 46,000। यहां हट गए। अब हमारे पास तीन कैटेगरी के स्टॉक हो गए। सर कौन से? 3000 वाले। और सर एक नया और आया, कौन सा आया? 500 जो पुराना था। और एक और नया खरीद लिया 2000। इसकी कीमत 20 रुपए, इसकी कीमत 22 रुपए, इसकी कीमत 23 रुपए। तो ये हो गए 46,000 और ये हो गए हमारे 11,000 और ये हो गए हमारे 60,000। अगर मुझे इशू करना पड़ा तो लीफो में लेटेस्ट वाला करेंगे, नए वाला करेंगे। नए वाला कौन सा है? आप अगर ध्यान से देखो तो नए वाला कौन सा है तीनों में से? तो नए वाला ये 2000 है जो लेटेस्ट है। 24 तारीख को बोलता है इशू कर दिए, अगेन इसने 1500। ओके, 24 तारीख को इशू कर दिए हैं। 24 तारीख को इसने इशू कर दिए हैं। मैं इस सवाल को थोड़ा ऊपर ले जाता हूं क्योंकि अब यहां की जरूरत है। ठीक है ना? ओहो, फिर से मुझे टॉप लेयर पे लेना पड़ेगा। चलो 24 तारीख को, 24 यानी 24 जैन को इशू।
ये ब्लैंक, ये ब्लैंक। कितने यूनिट इशू किए हैं? 1500। कितने यूनिट इशू किए हैं आप देखो, 24 तारीख को कितने किए? 1500। तो भाई आपने 1500 किए। अब सवाल आता है सर रेट बता दो। जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो रेट। कौन सा मेथड चल रहा है? लीफो। लीफो में कौन सा लोगे? सबसे नए वाला। नए वाला कौन सा है हमारा? 3 रेट है हमारे पास, 22, 20 और 23, यानी 3500 और 2000। इसमें से नए वाला कौन सा है बताओ? लास्ट टू 2 बार 2 है, 23 वाला। बच्चे ने बता दिया, रेट के हिसाब से बता देना था आपको। 23 वाला, 23 वाला है भाई, बिल्कुल सही। 23 वाला है, 23 वाला है। तो 23 वाला, इस पे थ्योरी भी आता है। लीफो क्या है? 23 वाला। हमारा फीफो क्या है? इसके इन्वेंट्री सिस्टम के कई बार थ्योरी भी पूछे जाते हैं। तो 34,500। अब हमारे पास इन्वेंट्री बचे हैं 3,000, एक ये भी 500 और ये भी 500। ये 20 वाला, ये 22 वाला, ये 23 वाला, ये 60,000 और ये 11,000 और ये 11,500। लो जी लो। आ जाओ। इसके बाद फिर से मैंने 2000 इशू किया। ध्यान देना, फिर से हमने कितने इशू किए? 2000। कब इशू किया? 28 तारीख को। 28 को इशू कर दिया मैंने। कितने इशू कर दिए? 2000। अब भाई चैलेंज आ गया कि 2000 इशू करना है। तो लीफो है तो लेटेस्ट के हिसाब से 500 ये वाले, 500 तो इशू करो भैया 23 वाले। ठीक है, अब हमें तो 2000 करने, तो अब 500 इससे ऊपर वाले लो। तो 500 अब ले लो कितने वाले? 22 वाले। अभी भी 2000 पूरे नहीं हुए, और ऊपर चले जाओ। अब 3000 में से निकाल लो 1000 निकाल लो आप। कितने वाले? 3000 में से। दैट इज आपका कितना है? 20 रुपए। तो ये आ जाएगा 11,500 और ये आ जाएगा हमारा 11,000 और ये आ जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, हमारे पास इन्वेंट्री अकेला इस 3,000 में से, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, इसमें से बचा है। दैट इज हमारे पास बचा हुआ है सिर्फ 2000 यूनिट, और वो भी कितने वाला सर? 20 वाला, यानी 40,000 का सामान बचा हुआ है। क्या 28 तारीख तक किसी बच्चे को कोई डाउट? 28 तारीख तक हर बच्चे को समझ में आ गया? अगला पॉइंट कहता है शॉर्टेज। हमेशा याद रखना, शॉर्टेज जो है, जो दे रखा है, वो हमेशा इशू में काउंट करना। शॉर्टेज हो वो क्या, किस में काउंट करोगे? इशू में। अब एक कई बार होता है स्टोर रिटर्न, स्टोर को हमने रिटर्न कर दिया, तो उसको आप रिसिप्ट में काउंट करना है। एक बार रिटर्न टू सप्लायर को कर दिया, उसको इशू में काउंट करना है। रेगुलर क्लास में बता रखा है। तो रिटर्न वाले चांसेस कम के बराबर है, शॉर्टेज जरूर आता है। तो शॉर्टेज को किसके आप ट्रीट करोगे? एज अ इशू। कहता है 31 जनवरी को 50 यूनिट का शॉर्टेज हुआ, तो 31 जनवरी, 31/1 शॉर्टेज। यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। तो भैया अब तो हमारे पास एक ही इन्वेंट्री बचा है, तो इसी में से 50 ले लेंगे। कितने का? 20 के भाव का। तो 50, 5 दूनी 10 और 1000। अब हमारे पास बचा कितने? 1950, और वो भी 20 के भाव का। 1950 और 20 के भाव का, इनटू में 20, 39,000। कई बार आपके सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि आप टोटल कॉस्ट बताइए, जो बेचा है उसका टोटल कॉस्ट बताइए। तो आपका जो ये वाला कॉलम है ना, सॉरी ये वाला कॉलम है, इस वाले कॉलम को आप टोटल कर देंगे इशू वालों को, तो वो हो जाता है हमारा टोटल कॉस्ट, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोल देते हैं। कई बार सवाल में, वैसे अकाउंट्स में आता है, कॉस्टिंग में बहुत कम पूछा जाता है कि इस पे प्रॉफिट जोड़ दो, तो प्रॉफिट ऐड करके बता देंगे। बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री बता दीजिए। तो बैलेंस हमारे पास 39,000 का बचा है। कौन से मेथड से? एज पर लीफो मेथड के हिसाब से बचा है। लीफो का मतलब लेटेस्ट वाला। लीफो का मतलब भाई साहब लेटेस्ट वाला। अब आगे बढ़ जाएं क्या? इसी सवाल को अब हम करके दिखाएंगे। कौन से मेथड से? फीफो मेथड से। इसी सवाल को मैं करके दिखाऊंगा अब आपको। कौन से मेथड से सर? फीफो मेथड से। तो मैं आ जाता हूं फीफो मेथड से कराने के लिए। तो आप ध्यान दीजिए, जहां पे मेथड का डिफरेंशिएट आएगा, फर्क आएगा, मैं वहां से लेकर चलता हूं। रिटर्न वाला बच्चे, जो बच्चे है, आप लाइव क्लास के अंदर देखिए, लास्ट क्वेश्चन उठाइएगा, उसमें विद एग्जांपल बहुत अच्छे से कराया हुआ है। क्योंकि रिवीजन क्लास में अगर मैं बताने लगूंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा वो। तो चलिए, सवाल है कौन सा मेथड? अब जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं दैट इज फीफो। वो कर रहे हैं हम फीफो। फीफो का मतलब होता है
ओल्ड वाला। देखो लीफो अगर आपको याद है तो फीफो तो आपको पता ही चल जाएगा भैया, ये तो ओल्ड वाला ही पहले बेचेंगे। ओल्ड वाला हमें पहले इशू करना है। तो हमारा अगेन 1 जनवरी को ओपनिंग इन्वेंट्री 3022 रुपए के, तो 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक 20 का, तो 60,000 हो गया। 5 जनवरी को हमने फिर परचेज किया, तो 5 जनवरी को परचेज 20,000, 22 रुपए के हिसाब से 44,000। अब हमारे पास 2 टाइप के इन्वेंट्री हो गए। अब कहता है 11 जनवरी को इशू किया है, ये है मुद्दे की बात। 11 जनवरी को हमने इशू किया है और मेथड चल रहा है फीफो। तो भैया इशू किया है और मेथड चल रहा है फीफो, तो फीफो में क्या करते हैं, पहले पुराने वाले को बेचते हैं। तो हमारे पास 2 स्टॉक है, 3000 और 2000। तो पुराना कौन सा है, 3000 होगा या 2000 होगा? पुराना कौन सा होगा, 3000 होगा 2000। तो साहब 20 रुपए वाला पुराना होगा, ये वाला पुराना होगा इसमें। तो इसमें से हमें 1500 इशू कर देना है। तो ये लो भैया 1500 क्वांटिटी और 20 वाले गए और बचे हमारे दैट इज 30,000। अब ये बचा बैलेंस में 1500 और वो भी 20 वाला, और ये तो 2000 ऐसे ही हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये आ गया हमारे पास 44,000 और ये आ गया हमारे पास 40,000। चलिए 11 के बाद 22 जनवरी को खरीद लिए 2000 यूनिट। 22 जनवरी को हमने खरीद लिए, 22 जनवरी को खरीद लिए। ध्यान से देखिए 22 जनवरी को परचेज किए 2000 यूनिट, कितने वाला हमने, 23 वाला। तो 22 जनवरी को, 22/1 को रिसिप्ट कह लो या परचेज कह लो, कितने, 2000 यूनिट, कितने वाला, 23 वाला। तो हो गए हमारे पास 46,000 का। इसके अंदर कुछ नहीं, बैलेंस में 3 तरीके के स्टॉक हो गए, एक 1500 20 वाला, 2000 22 वाला, और फिर 2000 खरीदा 23 वाला। तो ये हो गए 40,000, सॉरी 1500 इंटू, तो 30,000, ये मैंने 40 गलत लिख दिया, ये 30 होगा, ये होगा 30। 1500 इंटू 20 30,000, ये होगा 44,000। 2000 इंटू में 23 46,000। आ जाइए 24 तारीख को इशू 1500 यूनिट कर दिए इसने। 24 तारीख को इशू कर दिए इसने, कितने यूनिट इशू कर दिए, 1500 यूनिट इशू कर दिए हैं। तो भाई 1500 यूनिट, अब 3 तरीके का यूनिट है, तो फीफो मेथड चल रहा है। फीफो में पुराने वाला, तो पुराना वाला 1500 है, तो मैं 1500 इशू कर देता हूं, खत्म करो इस स्टॉक को, 30,000। अब जो हमारे पास बैलेंस बचे हैं, ये तो ये बचा है, एक ये बचा है, ये 22 वाला बचा है, ये 23 वाला बचा है, ये 44,000 का बचा है और ये 46,000 का बचा है। मैं क्वेश्चन को ऊपर लेके जाता हूँ। ये लीजिए क्वेश्चन मैं ऊपर लेके आ गया। 24 के बाद आप ध्यान दीजिए 28 तारीख, 28 तारीख को फिर से 2000 यूनिट इशू है। तो 28 जनवरी को इशू है, कितने यूनिट इशू है, 2000। तो भैया इन दोनों में से 2000 कौन सा, पुराने वाला, तो 22 वाला ले लेंगे। तो 2000 यूनिट कौन सा ले लेंगे, 22 वाला ले लेंगे, दैट इज आ जाएगा 44,000। अब अकेला बचा 2000, कितने वाला, 23 वाला, तो कितने हो गए 46,000। 31 तारीख को शॉर्टेज आ गया भैया, 31/1 को शॉर्टेज आ गया। तो शॉर्टेज का मतलब मैंने बताया हमेशा क्या ट्रीट करना है, इशू। तो कितने बचे, 50 यूनिट शॉर्टेज, एक ही बचा हुआ है तो इसी में से निकालोगे 23। तो 23 इंटू 50, 23 इंटू में 50, तो ये आ गया हमारा 1150। कितने आ गए, 1150। बैलेंस कितना बचा, याद, ध्यान दो, इधर ध्यान दो भाई, इधर उधर ध्यान मत देना आप, इधर ध्यान दो। बैलेंस बचा हमारा कितने, -50, 1950। तो 1950 इंटू में 23 इंटू 23, तो ये आ गया हमारा 44,850। तो आप देखो पिछले वाले मेथड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 39,000, इसमें बन गए 44,850। यूनिट हमेशा सेम रहेगा, वेदर लीफो मेथड या फीफो मेथड, यूनिट तो सेम रहता है, अमाउंट में वेरिएशन आ जाता है हमारा। ठीक है, अमाउंट में वेरिएशन आ जाता है। आज जतिन सर मेरा कमेंट देख लो, जतिन ने क्या कहा है सर, पूरा सिलेबस मैराथन करा दो मेरा कंटेंट। ओके ओके सर, प्लीज प्लेलिस्ट बना दीजिएगा, प्रॉपर सिलेबस का बना हुआ है अंकित, आप जाके चेक करते हैं सर। सीओजीएस कैसे निकालें, बच्चे का कहना है कि सर सीओजीएस बता दो। आपने एक चीज बोल दी और मैं कंफ्यूज हो गया हूं, तो सीओजीएस बता दो। हालांकि
ये लो, इस सवाल को मैं इतना छोटा कर देता हूं, इस सवाल से तो पहले आ चुका है। लो जी सीओजीएस वाले बच्चों का जवाब जो हमने इशूड किया है इसका टोटल कर लो, दैट इज सीओजीएस। अगर मेरे से सीओजीएस पूछते हो तो सीओजीएस ये है 30,000 प्लस 30,000 प्लस 44,000 प्लस 1150, ये आ गया हमारा 105,150। यानी आप टोटल इशू वाले कॉलम को कर लो, उसी को हम सीओजीएस बोलेंगे। करेक्ट है जी? जी करेक्ट है। यस सर। आइए लास्ट मेथड है इसका, दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड। आ जाओ भाई टॉप लेयर पे। दोनों मेथड समझ में आया? आप फटाफट बताइए, लाइव क्लास में जो बच्चे हैं उनको मेथड दोनों समझ में आया या फिर नहीं आया? कमेंट में जल्दी जल्दी बता दीजिए, दोनों मेथड समझ में आया या नहीं आया? 22, ये 22 था। ठीक है, दोनों मेथड समझ में आया या फिर नहीं आया? दोनों मेथड समझ में आया या फिर नहीं आया? जल्दी जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। लीफो फीफो में किसी को डाउट? सर आ गया आ गया, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। जी सर। सर तीनों मेथड से करके दिखाना होगा क्या? एग्जाम में स्पेसिफिकली बोलेगा, जैसे मेरे वाले सवाल में बोला है लीफो भी करें फीफो भी करें वेटेड। 15 नंबर 15 2015 में पूछा गया तीनों। लीफो बोलेगा तो लीफो से, फीफो बोलेगा फीफो से, या वेटेड बोलेगा तो वेटेड से। सर कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तीनों में से फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आ गया, विक्रम ने कहा सर आ गया। सर रिटर्न वाला पॉइंट बता दो। हर्षित रिटर्न वाला पॉइंट आप जाइएगा कोर्स के अंदर, लास्ट वीडियो लीफो फीफो वाला देखिएगा, उसमें पूरा सवाल करा रखा है दोनों से, तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए एवरेज, ध्यान देना एकदम ध्यान। पहला ओपनिंग स्टॉक, ये लो जी ओपनिंग स्टॉक आ गया। दूसरे नंबर पे परचेज, एकदम फोकस्ड रहना है। दूसरे नंबर पे परचेज, परचेज कितने यूनिट? 2000 यूनिट। कितने वाले? 22 वाले, टोटल 44,000। अब यहां पे जो बैलेंस क्वांटिटी होगा, 3,000 तो पहले था, 2,000 खरीद लिया, तो बैलेंस क्वांटिटी होगा हमारा 5,000। अब हमें पिछले सवाल की तरह अलग अलग नहीं दिखाना, देखो अब हम जोड़ के दिखा देंगे। और जो रेट होगा 44,000 और 60,000, दोनों के टोटल को जोड़ देंगे। बैलेंस का पहले कोई टोटल होगा और इसको, तो ये हो गया दैट इज 1,04,000। और जो रेट होगा वो रेट हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे रेट हम? ध्यान देना, 1,04,000 इसको डिवाइड कर देंगे सर 5,000 से, तो रेट आ गया 20 रुपए 80 पैसे। कितने आ गए? 20 रुपए 80 पैसे। वेटेड एवरेज इसी को बोला जाता है। एवरेज कर दिया मैंने, रेट को क्या कर दिया? एवरेज। इसको प्राइसिंग वेटेड एवरेज भी बोला जाता है। दोनों का मतलब क्या है? हमारा सेम है। अच्छा सर इसके अंदर ये फंडा, हाँ भाई हाँ ये फंडा है। 11 तारीख को इशू हो गया, आइए 11/1 को मैंने क्या कर दिया? इशू कर दिया, तो ये कॉलम तो ऐसे ही रहेगा। 11 तारीख को इशू कर दिया, इशू कितने किए? 1500 यूनिट। तो यहां सोचना नहीं है पुराना और नया, 1500 यूनिट इशू कर दिया। रेट लगेगा भैया 20 रुपए 80 पैसे, और 1500 यूनिट 20 रुपए 80 पैसे इंटू में 1500, तो ये आ गया 31,200। और हमारे पास बच गए यहाँ 3500, और 20 रुपए 80 पैसे के हिसाब से 3500 इंटू 20 रुपए 80 पैसे के हिसाब से 72,800। 11 तारीख के बाद 22 तारीख को परचेज किया। मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूं कि आप ये बताएंगे। परचेज किया 22 तारीख को, 22 तारीख को इसने परचेज किए 2,000 यूनिट, रुपए था 23, बने 46,000। अब मुझे आप यहां का बताइए, मैं वेट कर रहा हूं, यहां का बताइए टोटल क्या होगा, रेट क्या होगा। यहां का रेट निकाल के बताइए, जल्दी जल्दी निकाल के बताइए, सोने से कुछ भी नहीं होगा। फटाफट से यहां का रेट निकाल के बताइए, क्या रेट होगा? फटाफट से रेट बताइए।
रेट बताइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अगर आपने यहां का रेट निकाल लिया तो मानो तीनों मेथड आ गया। जितने बच्चे हमारे लाइव हैं सभी बच्चे बता दें क्या रेट होगा। अगर यहां का रेट निकाला तो मानो आपने जीत लिया इसके टॉपिक को। सर मटेरियल और लेबर ऑप्शन में आएगा क्या? कल बात करेंगे ऑप्शन, आज नहीं बताएंगे ऑप्शन का, कल बताएंगे। अभी तो सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए। रोनाल्ड, प्लीज आंसर माय डाउट। रोनाल्ड का क्वेश्चन ही क्या था? विवेक का जवाब आया 21 रुपए 60 पैसे रेट आएगा। कहाँ है भैया रोनाल्ड? सर मटेरियल लेबर बता दिया मैंने आपको, कल बताएंगे। गजल तनेजा का भी जवाब आया 21 रुपए 60 पैसे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यूट्यूब वाले बच्चे भी बताएं। दिया ने भी जवाब दे दिया 21 रुपए 60 पैसे। सारे वो बच्चों के नाम आ रहे हैं जो जाने पहचाने हैं। अयान ने भी 21 रुपए 60 पैसे। नफासा ने भी जवाब दे दिया, परवीन ने भी 21 रुपए 60 पैसे। आई एम सी ए स्टूडेंट इज, दिस इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट। बिल्कुल सही कहा, बहुत आसान सब्जेक्ट है। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं आसान सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चे मान ही नहीं रहे मेरी बात को। तो सलमान खान, ये देखो भाई साहब, सलमान खान ने भी जवाब दे दिया 21 रुपए 60 पैसे। सक्षत सिंह 21 रुपए 60 पैसे। ओवरहेड का कल देखता हूं मैं, सारे प्लेलिस्ट को चेक करता हूं मैं। वैसे ऑल दो है बनी हुई। 21 रुपए 60 पैसे। चलिए बच्चों ने जवाब दे दिया विक्रम एन ए ना, नाम भी देखो विक्रम नाम बोले या ना। 21 रुपए 60 पैसे कैसे आया? जिनको समझ नहीं आया उसके लिए देखो, 3500 पहले था, 2000 जोड़ दो, कितने हो गए साहब? 5500। अमाउंट जोड़ दो, 72,800 और 46,000। 72,800 और 46,000। 72,800 प्लस में 46,000, तो अमाउंट आ गया 1,00,000। ये आ गया। अब इसको इससे डिवाइड कर दो 5500 से, देखें बिल्कुल सही जवाब 21 रुपए 60 पैसे। जिसने भी बताया एकदम सही जवाब था उस स्टूडेंट का। 21 रुपए 60 पैसे वाले का सही जवाब था। आइए और एक बार और बता दूं, 2022 का पेपर आप मत करिएगा, क्योंकि उसके जैसा पेपर आएगा ही नहीं। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, 2022 का पेपर सॉल्व मत करिएगा 10 ईयर से, क्योंकि वो पेपर जो था ओपन बुक ओबीएस एग्जाम था, ओपन बुक सिस्टम एग्जामिनेशन सिस्टम था, ओबीई का था। तो उस टाइम पे था ये, मैंने ओबीएस बोल दिया शायद, पता नहीं। 24 तारीख को इशू कर दिया, लो भाई 24/1 को इशू कर दिया। अब तो मजे ही मजे हैं, इशू कर दिया। तो कितने इशू किया बता दो भाई? 1500 इशू किया। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, कैसे रुपए इशू करोगे? अब 21 रुपए 60 पैसे जो लेटेस्ट जो रेट आया है, तो 21 रुपए 60 पैसे इंटू में 1500 आ गया 32,400। बैलेंस कितने बचे? 1500 इशू कर दिया आपने, तो 500, 5,000, 4,000 बचे। 4,000 21 रुपए 60 पैसे के हिसाब से -118800, ये आ गया 86,400। 86,400 आ जाइए, आ जाइए। अब आगे चलते हैं। फिर से आपने क्या करा, 24 के बाद 28 को इशू कर दिया। तो 28 को आपने इशू कर दिया, कितने इशू कर दिए? 2000। रेट क्या लगेगा? 21 रुपए 60 पैसे। तो 2000 इंटू में 21.60, 43,200 माइनस 86,400, ये बचेगा 43,200, 21 रुपए 60 पैसे और 2000 बचे। अब 50 यूनिट लास्ट में शॉर्टेज है 31 को। कितने यूनिट शॉर्टेज है? 50। शॉर्टेज को क्या मानोगे? शॉर्टेज को इशू मानोगे, तो 50 यूनिट कितने? 21 रुपए 60 पैसे। 50 इंटू 21.60, ये आ गया 1080। 1950 इंटू में 21.60, ये आ गया 42,120। 21 रुपए 60 पैसे। तो लो जी लो, हमने सारे के सारे मेथड्स पूरा कवर कर लिया है।
हमें टाइम हो गया क्लास को लेते लेते 1 घंटे 49 मिनट। 1 घंटे 49 मिनट में हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर कर लिया। किसी को इसमें डाउट? किसी को डाउट है क्या? क्लियर सभी बच्चों को? एक बार बता दो चैप्टर कौन कौन से रिवीजन आप नहीं करवा पाओगे वो कैसे करें हम। हर्षित देखो, मशीन आवर रेट आप खुद कर लीजिए। मेरी कोशिश है मैं सर्विस कॉस्ट कल रिवीजन करा दूं। मेरी कोशिश है कि मैं सर्विस कॉस्ट कल रिवीजन करा दूं और मशीन आवर रेट आप कर लीजिए क्योंकि आपके पास कल का टाइम है। और एक मेरी कोशिश है कोई एक चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या कोई एक चैप्टर में रिवीजन करा दूं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओवरहेड रिगार्डिंग उसकी तो 2 ही क्लास है विवेक। अब काफी बच्चों के जैसे डाउट आ रहे हैं, तो जैसे मैं अभी तो क्लास ले रहा हूं तो डाउट में क्लास जैसे ही खत्म होंगे जो भी व्हाट्सएप पे आए होंगे उन सभी के मैं डाउट एक एक करके अब निपटाना चालू करूंगा। प्रोसेस भी करवा देंगे, लेकिन प्रोसेस में वेटेड एवरेज एक बच्चों का डाउट है वो करवा देंगे। वेटेड एवरेज कल होगा गजल, कल वेटेड एवरेज आपको मिल जाएगा। कल डे है, कल संडे, और संडे सुबह 9 बजे से मैं क्लास लूंगा। 9 से 10 बजे तक आपको वेटेड एवरेज मिल जाएगा कल। चलो, तो हमारे क्लास की हम बात कर रहे थे, हमारे क्लास में क्या, इसका अभी अभी नोट्स आपको मिल जाएगा। जो स्टूडेंट YouTube पे है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए फ्री स्टडी मटेरियल से। ये वाले नोट्स मैं अभी अपलोड करूंगा, आप जाइए वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि नोटिंग में आपके इजी हो जाए। हम बात कर रहे हैं सर किसकी, आज के चैप्टर मटेरियल में एक थ्योरी था। थ्योरी में हमने क्या देखा, EOQ क्या होता है, और क्या देखा बिन कार्ड और स्टोर लेजर में डिफरेंस क्या होता है, और क्या देखा हमने कि ABC कंट्रोल सिस्टम क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रैक्टिकल में तो एक हमें EOQ सीखा। EOQ में हमने 3 टाइप के सवाल देखे, एक सिंपल देखा, एक परसेंटेज बेसिस वाला देखा और एक लेस देन वाला हमने क्वेश्चन को देख लिया। और एक मैंने अलग से अपनी तरफ से क्वेश्चन करा दिया, जब प्रपोजल दिया जाता है तो विच वन विल बी एक्सेप्टेड। सेकेंड पार्ट करा हमने लेवल ऑफ इन्वेंट्री। तो लेवल ऑफ इन्वेंट्री के अंदर हमने देखा रीऑर्डर लेवल, इसके बाद देखा मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज लेवल। रीऑर्डर लेवल हमारा मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम होता है, मिनिमम लेवल हमारा होता है ROL माइनस में आपका एवरेज इंटू में एवरेज, मैक्सिमम क्या होता है हमारा ROL EOQ माइनस में मिनिमम इंटू में मिनिमम, एवरेज दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, दूसरा ऑल्टरनेटिव है EOQ अपॉन में 1/2 और प्लस में मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। डेंजर लेवल में बस आपका इमरजेंसी लीड टाइम को ऐड कर देना है किसमें, एवरेज वाले के अंदर। सर ROQ और EOQ दोनों से एक ही बात है, दोनों सेम ही वर्ड है। यहां तक हमने कर लिया। लीफो फीफो के अंदर 3 मेथड देखा, कौन कौन सा, आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज। लीफो का मतलब नए वाले, अगर हमारे पास 3-4 यूनिट है तो नए वाला सबसे पहले इशू करो। फीफो में अगर 3-4 यूनिट है तो पुराने वाला सबसे पहले इशू कर दो। लीफो L से लेटेस्ट रखना, नया, लेटेस्ट का मतलब न्यू। वेटेड एवरेज में ऐसा कुछ नहीं होता, कौन सा इशू करना है, प्राइस को एवरेजिंग करके करना है। तो ये हमारा पूरे का पूरे चैप्टर का कंक्लूजन था। आपके जो भी बच्चों के डाउट है व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उस पर डाउट आप भेजेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा जिस डाउट नंबर पे है। दूसरी बात करें, आप अलग अलग चैप्टर की बात करें तो मैं कोशिश करूंगा कि कल कुछ और चैप्टर भी करूं। हमारे पास कल का टाइम है। अब थ्योरी आपको नहीं छोड़ना है, थ्योरी करना है, मेरा प्रायोरिटी है। थ्योरी के मैंने चैप्टर्स डाले हुए हैं तो थ्योरी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जो मैंने थ्योरी लिखवाए हैं उसी में से थ्योरी आएगा। आपके पेपर में थ्योरी का वेटेज कितना रहेगा सर, हमारे पेपर में वेटेज का थ्योरी का रहेगा 30 से 40 नंबर के लगभग का थ्योरी कंफर्म आएगा ही आएगा। पहला क्वेश्चन में थ्योरी देखने को मिलेगा और बाकी सभी क्वेश्चन में एक 6-6 नंबर की थ्योरी आपको देखने को मिल सकता है। तो 6 चौक 24 और पहले क्वेश्चन में भी 6 का मान ले तो 6 पंचे 30, 30 से 40 नंबर का मैं वेटेज बता रहा हूं थ्योरी का। जिन बच्चों ने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है उनको तो देखो अभी तो कुछ कह नहीं सकते। रिवीजन वीडियो में मैंने एक कॉस्ट शीट डाल दिया है और एक आपका ये डाल दिया है रिवीजनरी में पूरा का पूरा। बताइए किसी बच्चे का, सर अभी कॉल करूं क्या व्हाट्सएप पे? कॉल नहीं करना, आपको व्हाट्सएप करना है, मैं सॉल्व करूंगा। थ्योरी के आंसर नफासा आपके 10 ईयर के अंदर गिवन है और वहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके बताए हैं। आपको 10 ईयर होगा, 10 ईयर के अंदर सबसे पहले पार्ट में जाओगे तो आपको थ्योरी के सभी आंसर्स मिल जाएंगे। थ्योरी के
सभी आंसर्स मिल जाएंगे, या फिर आपके पास बुक होगा तो बुक के अंदर भी सारे के सारे आंसर आपको स्टार्टिंग से मिल जाएंगे। हाँ हर्षित, प्रोसेस मैं 9 बजे मॉर्निंग में उठूंगा, या 9 से पहले उठूंगा, 10 बजे तक मैं रिकॉर्ड करके उसे अपलोड भी कर दूंगा। सर स्टोर लेजर फर्स्ट सेम में भी पढ़ा था। हाँ विक्रम बिल्कुल सही, सेमेस्टर 1 में जो था वही है, कोई चेंज ही नहीं है, लेकिन एग्जाम में इस बार 12 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए, वेरी 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 गुड नाइट। होपफुली आज का क्लास हमें समझ में आया होगा, और मेरी कोशिश है कि आपका अच्छा से अच्छे एग्जाम जाए। प्रोग्राम का भी पेपर है, ऑनर्स का भी पेपर, ऑनर्स का तो 29 को पेपर है, पहले प्रोग्राम का 26 को है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस उस पर हूँ। जो बच्चे ऑनर्स के हैं, क्लासेस चलती रहेंगी, रिवीजन चलती रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है।